साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में हम लोग जब भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो उनके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं कर लेंगे तब तक हम लोगों की बहुत अच्छी कमांड नहीं हो पाएगी। तो उसी के कारण से अगर बोलूँ तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो कमांड है वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी, जितना भी हम लोगों ने कुछ लर्न करा है। ठीक है, तो चलिए उसी पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए सपोज कीजिए कि साहब वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मिनट के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। उसके बाद में आपसे ये कहा है कि वो 10 मिनट्स के लिए बच्चों वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है कि 20 मिनट के लिए इतनी स्पीड से और जो है साहब 10 मिनट के लिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हमसे कहा है कि साहब आप बताइए उसकी एवरेज स्पीड। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फॉर 20 मिनट विद दिस स्पीड, फॉर 10 मिनट इट इज ट्रैवलिंग विद दिस स्पीड, यू पीपल हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा बच्चों कि जब जब कोई न्यूमेरिकल आपके समक्ष आता है आप वीडियो को पॉज करते जाए। आपके सामने न्यूमेरिकल आया, आप फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी ईमानदारी रखिए पूरी तरह से। हाँ, ओके, हो सकता है कि आपसे नहीं बने, हो सकता है आपसे बन जाए, वो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग लेवल होगा, ऑब्वियसली कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कर लेंगे, पर कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पाएंगे। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बने, पर अगर आपने नहीं प्रयास किया तो फिर बहुत घबराने वाली बात हो सकती है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को ट्राई करना है। सो एट एवरी क्वेश्चन यू जस्ट कीप द वीडियो ऑन पॉज एंड ट्राई योरसेल्फ, और थोड़ी देर प्रयास कीजिए, उसके बाद में हल कीजिए तो बेहतर होगा। अब यहां पर क्या बोला है, 20 मिनट के लिए वो कितनी स्पीड से चल रहा है, इतनी स्पीड से, और 10 मिनट के लिए वो इतनी स्पीड से। एवरेज स्पीड मुझे कैलकुलेट करनी है। देखिए जो स्पीड होती है बच्चों, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है बच्चों वो क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। और इस बेसिस पर व्हाट यू कैन से, इस बेसिस पर आप लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगी बच्चों, इट विल बी नेचुरली इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप क्या कर देंगे, यदि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस देन डिस्टेंस वुड बी गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो पहले केस में यदि मैं डिस्टेंस निकालता हूं, जो हमने पहले केस में जो डिस्टेंस निकाली बच्चों, हमारे पास में पहले केस में डिस्टेंस कितनी आएगी, एज यू कैन सी, वो देखिए यहाँ पर कितना है 20 मिनट, और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम है, और पहले केस में जो स्पीड है बच्चों वो 50 किलोमीटर पर आवर है, वो 50 किलोमीटर पर आवर है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, ये जो टाइम दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, और ये जो टाइम दे रखा है बच्चों वो आवर में दे रखा है। तो आपको दो काम करना पड़ेंगे, दो में से कोई एक काम करना होगा। या तो आप इस आवर को मिनट में चेंज कर लीजिए, या फिर इस मिनट को आवर में चेंज कर लीजिए। यू कैन गो इन बोथ द वेज। यहाँ ध्यान दे लीजिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। अब यहाँ पर स्पीड जो है बच्चों वो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में वगैरह वगैरह हो सकती है। टाइम मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हम जैसा यहाँ पर देख रहे हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर है। चूंकि टाइम पर जो स्पीड दे रखी है वो पर आवर में दे रखी है, और जो टाइम दे रखा है बच्चों वो मिनट में दे रखा है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप आवर को मिनट में या फिर मिनट को आवर में चेंज करें। तो देखिए ये तो मैं ऐसा कैसे रखता हूँ, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, और जहाँ तक टाइम का सवाल है बच्चों वो 20 मिनट है, और मिनट को आवर में चेंज करना मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाना चाहिए। आप क्या कर देंगे, जब उसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो जो मिनट वाला टाइम था बच्चों वो आवर में चेंज हो जाएगा। इट वाज 20 मिनट, और आपने उसको जब 60 से डिवाइड कर दिया तो वो आवर्स में आ जाएगा। और यहाँ पर जरा गौर कीजिए, ये कितना हो जाएगा, दिस विल गिव यू 50/3। ये आपके पास में 50/3 किलोमीटर्स आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से 6 गया, 3 टाइम्स 50/3 किलोमीटर। तो पहले केस में जो डिस्टेंस आई बच्चों वो 50/3 किलोमीटर आई है। और ऐसे ही सेकंड केस में जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करी है, सेकंड केस में जो डिस्टेंस आ रही है डिस्टेंस 2, वो कितनी है बच्चों, स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ये देख लीजिए जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। और जहाँ तक टाइम का सवाल है बच्चों वो 10 मिनट है, और मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए आप उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, 10 से 10 जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में 20/3 किलोमीटर। सो पहले केस में जो डिस्टेंस आई बच्चों वो इतनी आई, दूसरे केस में जो डिस्टेंस आ गई है वो 20/3 आ गई है। तो यदि मैं यहाँ पर नेट डिस्टेंस निकालता हूँ, यदि मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, इफ़ आई कैलकुलेट नेट डिस्टेंस, तो नेट डिस्टेंस जो होगी इट विल बी गिवन बाय डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2।
जो नेट डिस्टेंस होगी, नेट डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, और डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 मतलब कितना आ जाएगा, इट विल बी 70/3 किलोमीटर। पहले केस में जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 50/3 किलोमीटर, दूसरे केस में 20/3 किलोमीटर, तो जो नेट डिस्टेंस आएगी बच्चों वो 70/3 किलोमीटर आ जाएगी। सो अब यदि मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड होती है नेट डिस्टेंस, एवरेज स्पीड जो होती है बच्चों वो नेट डिस्टेंस होती है, और अपॉन में आप क्या लिखते हैं, इन डिनोमिनेटर यू राइट टाइम टेकन। न्यूमरेटर में आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वो, और डिनोमिनेटर में आप टाइम से डिवाइड कर देंगे। और नेट डिस्टेंस का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो यू कैन सी इट इज 70/3 किलोमीटर। नेट डिस्टेंस आ गई 70/3 किलोमीटर, और नेट अगर टाइम देखें तो नेट टाइम कितना बच्चों, ये 20 मिनट है और ये 10 मिनट है। अगर टोटल टाइम निकालना चाहें तो देखिए वो 20 + 10 यानी कितना है, इट इज 30 मिनट। अगेन आई एम सेइंग यू पीपल, देखिए टोटल जो टाइम है बच्चों हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो वो होती है नेट डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। और नेट डिस्टेंस कितनी है बच्चों, वो 70/3 है, और नेट टाइम टेकन कितना है, 30 मिनट। और मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या होगा, ये ले लीजिए साहब, ये आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो चलिए साहब 1/2 यानी 0.5, और ये 1/2 कहाँ में आएगा, ऑब्वियसली आवर्स में, क्योंकि जो टाइम दे रखा था वो मिनट में दे रखा था। टू कन्वर्ट मिनट इनटू आवर आई नीड टू डिवाइड बाय 60 सो दैट यू पीपल विल गेट इट इज 140/3, और यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, मैंने यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में निकाली है। मैं अगर यहाँ पर मान लीजिए इस मिनट को मिनट में ही रहने देता, और आवर को अगर मैं मिनट में चेंज कर देता, तो फिर मेरे पास में जो एवरेज स्पीड आती वो मीटर्स किलोमीटर पर मिनट में आती। किस में आती, अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर को अगर मैं किस में चेंज करता, मिनट में, तो फिर जो मेरे पास में जो एवरेज स्पीड आती है बच्चों वो आती किलोमीटर पर मिनट में। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एज सच मैंने आपको बताया कि स्पीड कैन बी मेजर्ड इन वेरियस यूनिट। मोस्ट पॉपुलर जो होती है वो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर होती है, इसीलिए हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में निकालना ही ज़्यादा उचित समझा। और सिंपल फार्मूला हमने लगाया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सो दैट पहले केस में डिस्टेंस इतनी आई, दूसरे केस में इतनी आई, टोटल डिस्टेंस इतनी आई, टोटल टाइम जो था बच्चों वो 30 मिनट था, उससे आपने डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आपके पास में एवरेज स्पीड आ गई। और यहां पर हम वही बात कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एक लाइन में एक डायरेक्शन में जा रहा हो तो फिर एवरेज स्पीड बोल दीजिए या एवरेज वेलोसिटी बोल दीजिए, दोनों बातें बिल्कुल सेम होगी। चलिए साहब, अब ये आपके पास में एक साधारण सा क्वेश्चन था। होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा। अब एक बात करते हैं, एक और सरल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि चलिए हमारे पास में हमें ये कहा है कि कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो 10 मिनट में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों वो 10 मिनट में 40 मीटर, कितना 40 मीटर जाता है बच्चों ईस्टवर्ड। ध्यान दीजिए, आपसे कहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मिनट में 40 मीटर ईस्टवर्ड जाता है, और उसके बाद में 5 मिनट में बच्चों वो 30 मीटर नॉर्थवर्ड्स जाता है। ये ले लीजिए साहब, क्या बोला आपसे कहा है कि 30 मिनट जो है बच्चों वो 40 मीटर ईस्टवर्ड जाता है, फिर 5 मिनट में 30 मीटर नॉर्थवर्ड जाता है, और उसके बाद में वो बच्चों 15 मिनट में 120 मीटर वर्टिकल अपवर्ड जाता है। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप चाहे तो अपनी कॉपी में साथ साथ में लिखते जाए कि क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली। अब मैं पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा कि इट इज ट्रैवलिंग 10 मीटर्स और इट इज ट्रैवलिंग दिस मच इन दिस ड्यूरेशन एंड दिस डिस्टेंस इन दिस ड्यूरेशन वगैरह वगैरह, वो आप खुद से लिख सकते हैं। हमको क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस समझना है, बस कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और हमें उससे प्रोसीड कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि 10 मिनट में 40 मीटर गया इतनी इस डायरेक्शन में, 5 मिनट में इतना गया, और 15 मिनट में बच्चों 120 मीटर वर्टिकल अपवर्ड्स गया। नाउ यू पीपल हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। आपको ध्यान दीजिए, आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं फिर वही घिसी पिटी सी बात करूंगा बच्चों की, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम मैंने आपको नहीं दिया है। चलिए अब हम देखें, अगर पहले तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं एग्जैक्टली कि हुआ क्या। भैया देखिए, आपको एक बात पता है कि ये होता है नॉर्थवर्ड्स और ये होता है साउथवर्ड्स, और ये जानते हैं होता है ईस्टवर्ड और ये होता है वेस्टवर्ड।
है ना। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, नॉर्थ का मतलब वो समझते हैं ऊपर और साउथ का मतलब वो समझते हैं नीचे। आप बिल्कुल ध्यान दे लीजिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये सब जो होते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, दे ऑल लाई इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे जो कॉपी में आप बैठकर काम कर रहे हैं इस समय, जिस कॉपी में आप लिख कर बैठ के काम कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है। मेरा बोर्ड यहाँ पर बेटा बच्चों जो है वो वर्टिकल है अनडाउटेडली, बट आप लोग जिस कॉपी में इस बात लेक्चर को नोट कर रहे हैं वो आप देख रहे होंगे कि वो हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल के हिसाब से मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों वो नॉर्थ है और ये जो डायरेक्शन है वो साउथ है। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ईस्ट है और ये जो डायरेक्शन है बच्चों वो वेस्ट है। दीज ऑल फोर आर लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये होगा वर्टिकल अपवर्ड और ये होगा बच्चों वर्टिकल डाउनवर्ड। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए ये नॉर्थवर्ड्स है, ये साउथवर्ड्स है, ये ईस्टवर्ड्स है, ये वेस्टवर्ड है, इस तरीके से। एंड ऑल ऑफ देम आर लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्योंकि जब हम हमारी कॉपी में हम जब बोर्ड पे ऐसा बनाते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ का मतलब ऊपर होता होगा और साउथ का मतलब नीचे होता होगा। नहीं, हमने चूंकि बनाया ऐसे बच्चों, सच बोर्ड तो कोई भी आप किसी भी क्लासरूम में बैठे हो ऑब्वियसली वर्टिकल ही होगा, तो नॉर्थ का मतलब ऊपर समझ लेते हैं। लेकिन नॉर्थ मैं फिर बोल रहा हूं सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा गौर कीजिए। उसमें बोला है कि 40 मीटर बच्चों, सपोज कीजिए कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट ए पर था, सपोज कर लीजिए शुरुआत में ऑब्जेक्ट ए पर था बच्चों, वो 40 मीटर ईस्टवर्ड गया। ये ले लीजिए साहब 40 मीटर वो ईस्टवर्ड गया, और ये मान लीजिए कि साहब वो बी पर पहुंच गया। शुरुआत में वो कहाँ पर था, ए पर, 40 मीटर वो ईस्टवर्ड चला गया। उसके बाद में वो 30 मीटर बच्चों वो नॉर्थवर्ड्स गया। ये ले लीजिए साहब 30 मीटर जो है ये पहले ऐसे गया, और 30 मीटर वो कहाँ गया, नॉर्थवर्ड्स, ये सी पर आ गया, है ना भाई। पहले ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए ए पर था, फिर 40 मीटर इधर गया, फिर 30 मीटर इधर गया, और फिर वो 120 मीटर कहाँ गया, वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड मतलब ये देखिए वर्टिकल अपवर्ड, अगर आप आपकी कॉपी में लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे पहले कहाँ गया, पहले गया ईस्टवर्ड, पहले वो ईस्टवर्ड गया कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में फिर वो गया कहाँ पर बच्चों, नॉर्थवर्ड्स, करेक्ट। ये देखिए पहले क्या बोला आपसे, वो ईस्टवर्ड गया, फिर उसके बाद में क्या बोला है, ये ले लीजिए साहब, पहले वो ईस्टवर्ड गया, फिर उसके बाद में वो नॉर्थवर्ड गया, और उसके बाद में वो 120 मीटर जो जा रहा है बच्चों वो वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना कोई कठिन 3 डायमेंशनल व्यू भी नहीं है कि हम नहीं समझ पाए। 40 मीटर इधर गया, फिर 30 मीटर इस तरफ गया, फिर 120 मीटर वो ऊपर की तरफ गया। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो लेट अस सी। देखिए पहले 40 मीटर इधर, फिर 30 मीटर इधर, और फिर वो कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमको निकालनी है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो पहले मैं नेट डिस्टेंस निकालता हूं। चलिए साहब नेट डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो नेट डिस्टेंस कितनी आ रही है, जरा गौर कीजिए। नेट डिस्टेंस अगर देखें तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स, और लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स कितना होगा बच्चों, ये होगा 40, ये देखिए 40 प्लस फिर कितना 30। पहले 40 मीटर इधर गया, 30 मीटर इधर गया, फिर वो 120 मीटर ऊपर की तरफ आया। सो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 40 प्लस 30 मेरे ख्याल से 70 होते हैं, आपके ख्याल से भी 70 ही होते होंगे। 40 प्लस 30 70, और 120 हो जाएंगे 190 मीटर्स, 190 मीटर आ गया। बहुत सरलता से मैंने काम कर लिया। और उसके बाद में मेरे पास में आता है बच्चों नेट टाइम टेकन। नेट टाइम टेकन, और नेट टाइम टेकन अगर देखा जाए बच्चों तो वो है 10 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 15 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर 30 मिनट। बहुत सिंपल सरल सी बात थी। तो नेट डिस्टेंस जो आई बच्चों वो कितनी आई और नेट टाइम कितना आया ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू पीपल कम टू कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड के बारे में आप जानते हैं, नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और नेट डिस्टेंस कितनी आ रही है, नेट डिस्टेंस यू कैन सी इज 190 मीटर्स, और टाइम है 30 मिनट्स। सॉल्व दिस यू वुड गेट इट इज 19/3। स्पीड जो है डिस्टेंस तो 190 है, टाइम 30 है, तो ये कुल मिलाकर आपके पास में आ जाएगा। और इसकी यूनिट ऑब्वियसली मीटर पर मिनट में आ जाएगी। इसकी जो यूनिट आएगी बच्चों वो क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी मीटर पर मिनट। सिंपल भाई, आपने डिस्टेंस काहे में रखी है, मीटर्स में रखी है। टाइम काहे में रखा है, मिनट में रखा है। अगर डिस्टेंस को मैंने मीटर में रखा है, टाइम को मैंने मिनट में रखा है, तो नेचुरल सी बात है कि जो स्पीड आती है उसकी यूनिट मीटर पर मिनट हो जाएगी। तो ये चलिए साहब मीटर पर मिनट में आपके पास में स्पीड आ गई। अभी बारी आती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। यहां हमें थोड़ा सा 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। नेट डिस्प्लेसमेंट, चलो देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। अब यहां पर देखिए शुरुआत में ऑब्जेक्ट यहां पर था, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर आया, और फिर वो 120 मीटर जो है बच्चों वो बाहर की तरफ आया।
गौर कीजिए 120 मीटर वो बाहर की तरफ आया, 120 समवाट कहीं यहाँ आ गया, जैसे ये था और ये यहाँ आ गया, 120 मीटर जो है बच्चों वो कहीं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर गौर करिए वो यहाँ पर है। इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए थी, और फाइनल पोजीशन, इनिशियली पोजीशन उसकी ये वाली थी, और फाइनल पोजीशन अगर हम देखें तो फाइनली उसकी जो पोजीशन आ रही है बच्चों वो कहीं यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। सो आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप निकालना है। ये जो फाइनल पोजीशन आई थी उस फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से आप ज्वाइन कर देंगे, 3 डायमेंशनल व्यू बनेगा अनडाउटेडली। तो आप उसको जब ज्वाइन कर देंगे तो कितना आएगा, तो चलिए हम देखें। अगर हम पहली बात तो देखें, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये और फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे AC को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा बताना चाहिए। ये 40 है, ये 30 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, और सॉल्विंग दिस विल गिव यू 50 मीटर। सो AC जो डिस्टेंस है बच्चों वो 50 मीटर आ गई, 50 मीटर आ गई। अब जो D पॉइंट आ रहा है वो D पॉइंट कहीं यहाँ आ रहा है ना। अब अगर मैं इससे इसको ज्वाइन करता हूँ, ये देखिए साहब मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, या चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, हमको मैं 2 पेन रख रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी समझ दिक्कत भी आ रही है उनको होल्ड करने में। चलिए अब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर जरा गौर कीजिए, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। ऑफ कोर्स 3 डायमेंशनल व्यू बन रहा है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से लेना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी तो वो डिस्टेंस कैसी होगी बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो ये AC डिस्टेंस ऐसी है, AC जो डिस्टेंस है बच्चों वो ऐसी है, और फिर CD जो है बच्चों वो बाहर है। तो ये जो बन रहा है एज यू कैन सी दिस इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए, ये लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये वाली लेंथ आपको दिखाई दे रही है, ये कितनी है 120, क्योंकि 120 मीटर वो वर्टिकली चला है, 120 मीटर जो है बच्चों वो वर्टिकली चला है ना। ये देखिए ये 120 मीटर जो है बच्चों वो वर्टिकली चला है, और ये वाली कितनी है 50। तो जो AD आएगा, AD जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ये देखिए साहब, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए किसी किसी के तो जहन में आ गया होगा मुझे पता है, लेकिन मुझे प्रयास करना है उन सभी को समझाने का जिनको समझ में नहीं आया है। यहाँ पर जरा गौर कीजिए, कुछ इस तरह का केस बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये यू कैन सी ये पॉइंट D कहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ऑब्वियसली ये कितना है बच्चों 50 है, और ये जो डिस्टेंस आ रही है 120 है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, और 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बहुत ज़्यादा इस पर समझाना चाहिए, और इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों तो यू विल फाइंड इट इज़ 130 मीटर। सो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 130 मीटर। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है 130 मीटर, 130 मीटर। तो आपको अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो वो कितना आ रहा है 130 मीटर, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया 130 मीटर, और जहाँ तक टाइम का सवाल है बच्चों तो वो है 30 मिनट। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो है 130 मीटर, और जहाँ तक टाइम का सवाल है वो है 30 मिनट। ये सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 13/3 मीटर पर मिनट। अगेन यहाँ पर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि जो डिस्टेंस आपने ली है वो मीटर्स में ली है, और जो टाइम लिया है बच्चों वो मिनट में लिया है, इसलिए इसकी यूनिट जो आएगी वो आएगी मीटर पर मिनट। एज सच आप मिनट को चाहें तो बाद में सेकंड में या आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो मीटर को किलोमीटर वगैरह में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। यहाँ पर सिंपल सी बात थी कि हमें डिस्टेंस देखनी थी, तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये प्लस ये, कोई बड़ा काम नहीं था। डिस्प्लेसमेंट में मुझे थोड़ी सी जरूर मेहनत करना पड़ी, पहले मैंने ये निकाला जो मेरे पास में कितना आ गया बच्चों 50 मीटर, फिर D पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये D है, ये C है, और ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये वाला साइड और ये वाली साइड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जो हाइपोटेनियस होगा वो होगा अंडर द रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए, तो ये एक सरल सा क्वेश्चन करा हम लोगों ने। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, एक पार्टिकल है, सपोज कर लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक पार्टिकल है विच इज मूविंग along the circumference of a circle, whose radius is 5 meter. आपसे क्वेश्चन कहा है a particle is moving on a circle of radius 5 meter, कंप्लीट सर्कल इन 40 मिनट 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में जो है साहब वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है।
it completes one circle in 40 seconds exactly. You have to calculate its average speed and velocity in this interval. इस इंटरवल में, कितने इंटरवल में, 2 मिनट 20 सेकंड के इंटरवल में, जरा गौर कीजिएगा, 2 मिनट 20 सेकंड के इंटरवल में हमसे पूछी है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्या कहा है क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर व्हिच कंप्लीट्स वन सर्कल इन एग्जैक्टली 40 सेकंड। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन द इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। कीप द वीडियो ऑन पॉज एंड ट्राई योरसेल्फ। एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और जब आप ट्राई कर रहे हैं या ट्राई किया है आपने या नहीं किया है वो तो आप लोग जानते हैं, पर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी से रहेंगे बच्चों तो ही हमारे जो आने वाले कुछ साल हैं वो अच्छे जाएंगे। और अगर हमारे आने वाले कुछ साल अच्छे गए तो अनडाउटेडली हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट रहेगा। अभी देखिए हम साहब एक पार्टिकल जो है, इतनी रेडियस है, इतना आपको दे रखा है, आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो देखिए ये रहा वो सर्कल जिस पर वो पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, ये रहा वो सर्कल जिस पर वो पार्टिकल चल रहा है और 40 सेकंड में वो एक पूरा सर्कल चल लेता है। ऐसा हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि वो जो जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड उसने कांस्टेंट रखी है। ऐसा हो सकता है कि जब वो सर्कल पे घूम रहा है तो कभी वो फास्ट हो गया हो, कभी स्लो हो गया हो। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, पर हम क्वेश्चन को सिंपल, सिंप्लीफाइड, आसान, सरल, सहज बनाने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि जब वो चल रहा है तो बिल्कुल एक जैसी स्पीड से चल रहा है। ऐसा नहीं कि कभी वो फास्ट हो गया फिर कभी वो स्लो हो गया, कभी फास्ट हो गया कभी स्लो हो गया। नो 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 नो, वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब 40 सेकंड में वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। अब देखें ये 2 मिनट 20 सेकंड जो है बच्चों, तो 2 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आपने बचपन में सुना होगा, मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई है। 2 मिनट में 60 सेकंड के हिसाब से कुल मिलाकर यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आ गया, 120 सेकंड। हाउ मेनी सेकंड्स, इट इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू 140 सेकंड। 140 सेकंड आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, जरा गौर कीजिए, वो 40 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट करता है। अब जैसे वो ए से चला, ये आ गया, 40 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। गौर कीजिएगा, स्टार्टेड फ्रॉम ए, सपोज कर लीजिए स्टार्टेड फ्रॉम ए, 40 सेकंड में वो घूम फिर के बुद्धू लौट के आए, तो 40 सेकंड में वो एक सर्कल चल लिया, फिर 40 सेकंड वापस, भाई वो चल रहा है, इट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। 40 सेकंड में उसने एक सर्कल कंप्लीट करा, फिर अगले 40 सेकंड में वो दूसरा सर्कल चलेगा, फिर अगले 40 सेकंड में बच्चों वो तीसरा सर्कल चलेगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, 40 सेकंड में उसने एक सर्कल चला, 40 सेकंड में दूसरा सर्कल चला, फिर 40 सेकंड में उसने तीसरा सर्कल चला। कुल मिलाकर कितने सेकंड हो चुके हैं, कुल मिलाकर अगर आप ध्यान दें तो 120 सेकंड हो चुके हैं। 40 + 40 + 40 विल नेचुरली बी इक्वल टू 120 सेकंड और टोटल टाइम ड्यूरेशन है बच्चों वो 140 सेकंड। तो उसके पास में कितना समय बचा, उसके पास में जो बचा हुआ समय है बच्चों वो है 20 सेकंड। 140 थे, 120 सेकंड इट इज ऑलरेडी टेकन, सो अब उसके पास में जो टाइम बचा बच्चों वो 20 सेकंड बचा। अगेन आई एक्सप्लेन, इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, 40 सेकंड में उसने एक सर्कल चल लिया, 40 सेकंड में उसने दूसरा सर्कल चल लिया, 40 सेकंड में उसने तीसरा सर्कल चल लिया। भाई पहले 40 सेकंड में एक, फिर 40 में दो, हो गए 80, फिर 40 में तीसरा 120, बचे 20 सेकंड, ये हो गए। ठीक है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो यूनिफॉर्मली स्पीड से चल रहा है तो वो शुरुआत में ए पर था, फाइनली वो कहाँ मिलेगा बच्चों, फाइनली वो सी पर मिलेगा, या सी नहीं बोलता हूँ, चलिए इसको मैं, फाइनली वो बी पर मिलेगा, कुछ इस तरह से। सो अब यहाँ पर यदि हम देखें नेट डिस्टेंस, यदि मैं बात करता हूँ नेट डिस्टेंस की, तो नेट डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, जब वो एक सर्कल चल लेगा तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, एक सर्कल में वो डिस्टेंस चलेगा 2πr, फिर अगला सर्कल जब चलेगा तो उसमें कितनी डिस्टेंस चलेगा 2πr। एज यू नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2πr, सो 2πr + 2πr, तीसरी बार चलेगा बच्चों तो फिर से वो 2πr होगा। भाई पहली बार में 2πr, दूसरी बार में भी 2πr, तीसरी बार में भी 2πr, और चौथी बार यदि आप देखें तो वो सेमी सर्कल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 20 सेकंड है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट, है ना। सो 40 सेकंड में इट इज कंप्लीटिंग वन सर्कल, देन डेफिनेटली इन 20 सेकंड इट विल बी कंप्लीटिंग ओनली हाफ द सर्कल। सो अगली बार जो होगा बच्चों वो हो जाएगा πr। पहली बार में वो चला 2πr,
फिर चला वो 2 पाई आर, फिर चला वो 2 पाई आर, और फिर वो आधा सर्कल चलेगा तो हो जाएगा पाई आर, और इस तरीके से कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों 7 पाई आर। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ये आपके पास में टोटल डिस्टेंस आ गई। और यदि मुझे बच्चों यहाँ पर टोटल डिस्टेंस के बाद में अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, इफ आई वांट टू कैलकुलेट नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन द वेरी बिगिनिंग द पार्टिकल वाज एट ए, बिल्कुल शुरू में पार्टिकल ए पर था, फाइनली पार्टिकल बी पर चला गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट आप समझ सकते हैं, इट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दैट सर्कल, सॉरी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर कितना होगा बच्चों? डायमीटर जो होगा वो हो जाएगा 2r। तो ये लीजिए साहब, ये 2r आपके पास में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्या यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ये ले लीजिए साहब। अभी मेरे को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी नेट डिस्टेंस, और नेट डिस्टेंस कितनी बच्चों? 7 पाई आर है ना। और टाइम इंटरवल एज यू कैन सी 140 सेकंड है, टाइम इंटरवल तो 140 सेकंड है, तो ये 7 से 20 टाइम्स चला जाएगा। ये पाई इंटू आर की वैल्यू 5/20, 5 से ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बच्चों? पाई/4, और यूनिट क्या आएगी इसकी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस मैंने रखी है बच्चों वो मीटर में रखी है, और जो टाइम मैंने लिखा है वो सेकंड में लिखा है, तो ये यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? मीटर पर सेकंड। अब चाहे तो सर आपको पाई जो है बच्चों, पाई की वैल्यू रख सकते हो। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, पाई इज एन इरेशनल नंबर, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? या तो आप बोला करते हैं कितनी? 3.142 मेरे ख्याल से आपको पता है, या फिर 22/7 होती है। देन यू कैन पुट द वैल्यू एनी ऑफ दीज टू वैल्यूज ओवर हियर, सो यू विल गेट द एवरेज स्पीड। औसत चाल मेरे पास में आ गई। नाउ आई कम टू कैलकुलेशन of average velocity, and average velocity is basically given by the net displacement upon the time, and here you see that net displacement is 2r, and time, my dear student, is 140 seconds. So you will find it is r which is 5, and cancelling this 140/2 exactly, you will be seeing that it is 5/70. Solving this will give you 1/14 meter over second. So this is the value of display average velocity. भाई देखिए 40 सेकंड में उसने एक सर्कल चला भैया, तो 40 सेकंड में वो पहले यहाँ पर था, 40 सेकंड में वो यहाँ पर आया, एक सर्कल हो गया, फिर 40 सेकंड में यहाँ पर आया, 2 सर्कल हो गए, और टोटल टाइम हो चुका है 40 + 40 80 सेकंड। फिर 40 सेकंड में वो यहाँ पर आएगा तो 120 सेकंड, 20 सेकंड बचेंगे, 20 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ जाएगा। बड़ा लल्लू किस्म का क्वेश्चन दिया था मैंने, कोई खास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं दिया था। और वैसे भी हम जब भी कभी कोई टॉपिक बिगिन करते हैं बच्चों, तो हम लोग बहुत बेसिक के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि उससे मेरा मानना ये है कि हम उससे हमारी जो कमांड आती है, जो कॉन्सेप्ट्स की हमारी जो फंडामेंटल्स पे जो कमांड होती है वो बेहतर हो पाती है। ओके, हालांकि अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग लेवल होता है। जो जीनियस है ऑब्वियसली आई कैन स्टार्ट इन देयर क्लास विथ अ वेरी हाई लेवल, बट मुझे जो जीनियस नहीं है, मुझे उनको भी जीनियस बनाने का प्रयास करना है, और वही प्रयास अगर सफल होगा तभी लोग कहेंगे कि हाँ साहब आप अच्छे टीचर है। वरना तो क्या है, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही सही, जो अच्छे नहीं हैं उन्हें अच्छे करें तो मैं भी अच्छा कहलाऊंगा। चलिए साहब, तो ये हम लोगों ने काम करा। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक पार्टिकल आपको दिया है बच्चों, एक पार्टिकल, ये मैं एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो मेरे ख्याल से हर पुस्तक में दिया है, मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। आपको बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो एक लाइन में चल रहा है, जरा गौर कीजिएगा, एक पार्टिकल ऐसा है बच्चों जो एक लाइन में चल रहा है, और बोला है कि जब वो चल रहा है तो हाफ टाइम के लिए वो v1 वेलोसिटी से चलता है। इट इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम, एंड फॉर रेस्ट हाफ टाइम इट इज ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी v2। क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपको ये बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, एक पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है, और हाफ टाइम के लिए वो वेलोसिटी v1 से चलता है, हाफ टाइम के लिए वो वेलोसिटी v2 से चलता है। आपको कैलकुलेट करनी है उसकी एवरेज वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों? आपको उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, अब वीडियो को पॉज कर देने का है, ईमानदारी से क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का है बच्चों कि क्या आंसर इसका आ रहा है। चलिए कैसे करेंगे? जब आपसे बोला है कि पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है बच्चा, हाफ टाइम के लिए वेलोसिटी v1 से, हाफ टाइम के लिए वेलोसिटी v2 से चलता है, एवरेज वेलोसिटी मेरे को कैलकुलेट करने का है।
अब मैं आपको एक बात यहाँ पर जरूर बता दूं कि चूंकि पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोले, डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन इन अ डायरेक्शन ओनली, देन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बोथ आर इक्वल। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको, अभी हमने जब स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा था तब मैंने बताया था। तो ये लीजिए साहब, अभी सपोज कर लीजिए कि शुरुआत में पार्टिकल ए पर था, मैंने सपोज करा भैया पार्टिकल शुरुआत में ए पर था, फाइनली वो बी पर चला गया। पहले वो ए पर था, फाइनली वो बी पर चला गया। ओके, और ये ले लीजिए साहब, हाफ टाइम में उसकी स्पीड v1 थी और हाफ टाइम में उसकी स्पीड v2 थी। ठीक है, और हाफ टाइम में, पहले वाले हाफ टाइम में मैं मान लेता हूं कि पहले वाले हाफ टाइम में उसने डिस्टेंस चली बच्चों x1। एक्स डिस्टेंस को आप एक्स से लिख दीजिए, मैंने जैसा आपसे कहा डिस्टेंस को एक्स से, वाई से, एस से, जिससे मर्जी लिख लीजिए भाई। 26 अल्फ़ाबेट आपके पास में है, आप जिस अल्फ़ाबेट का उपयोग करना चाहें आप स्वतंत्र, बिल्कुल आज़ाद हैं, अपने स्वतंत्रता का उपयोग कीजिए। और जिस किसी अल्फ़ाबेट से आपको डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना, आप बिल्कुल कीजिए, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया x1 और इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया भैया कितना, x2। मैंने पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया, x1, और दूसरे वाले डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया बच्चों, x2। अब मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं यहां पर क्या, सपोज द पार्टिकल टेक्स 2t टोटल टाइम, टोटल टाइम इन दिस मोशन। ये जो मोशन है बच्चों, इस मोशन में उसने कुल मिलाकर 2t टाइम लिया। ठीक है, 2t टाइम लिया, तो हाफ टाइम क्या हो जाएगा उसका, t, और बाकी हाफ टाइम भी t हो जाएगा। हो सकता है कि आप में से किसी ने टोटल टाइम जो है बच्चों वो 2x ले लिया हो। मैंने देखा है कुछ लोग टाइम को x मान लिया करते हैं, t मान लिया करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, क्योंकि अभी तक क्या है, आप लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं उनमें जब भी कभी कोई अननोन क्वांटिटी मानने को आती है तो आप लोग उसे x मान लिया करते होते हैं। तो अगर आपने x भी माना है, 2x भी माना, तो उससे कोई वादा नहीं। कोई बोल सकता है कि सर आपने 2t क्यों माना, मैंने 2t क्यों माना, क्योंकि मैं जब उसका हाफ करता हूं तो वो t हो जाएगा, वो t हो जाएगा। हो सकता है आप में से किसी ने टोटल टाइम को 2t नहीं, उसको उन्होंने t मान लिया हो। अब t मान लेंगे तो हाफ टाइम क्या हो जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा t/2, और दूसरा हाफ टाइम भी हो जाएगा t/2। यू कैन गो इन दैट वे। भाई मैंने टोटल टाइम को t मान लिया, उसमें से हाफ टाइम हो गया t/2 और इधर का भी हाफ टाइम हो गया t/2। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारी एक मानव प्रकृति बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करना बड़ा अच्छा लगता है डिवाइड करने से। एक जनरल ये हर किसी के साथ में ऑब्जर्व होता है, ये मेरे साथ में नहीं, आपके साथ में नहीं, सभी के साथ में होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आपको कोई एडिशन की प्रॉब्लम आए तो आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, रेदर कोई सब्ट्रैक्शन की, माइनस करने की प्रॉब्लम आए। अगर मल्टीप्लाई करने को आए तो आपको बड़ा सुंदर सुंदर सा लगता है, लेकिन अगर कोई डिवाइड करने को बोले तो बड़ा ऐसा लगता है कि अरे यार क्या काम दे दिया यार। ऐसा एक जनरल हमारे लोगों की मेंटेलिटी है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, टोटल टाइम को मैंने 2t मान लिया। तो टोटल टाइम को 2t मार देने से ये t हो गया और ये भी t हो गया। अगर आपने उसे t माना है तो फिर वो हाफ हाफ टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, t/2 और t/2 ऐसा हो जाएगा। हो सकता है आप में से किसी ने अगर टोटल टाइम को x माना हो, अगर टोटल टाइम को x माना हो तो हाफ टाइम हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द कैलकुलेशन शुड गो करेक्ट, बस मेन बात वो है कि जो हमारे कैलकुलेशंस है वो सही होना चाहिए, बाकी सब बातें इररिलेवेंट है बच्चों कि आपने इसको क्या सेम माना है। ओके, और जैसे जैसे अभी आप लोग आगे चल के फिजिक्स में सम्स करेंगे अनडाउटेडली आपकी कमांड थोड़ी सी और बढ़ती जाएगी। मैंने टोटल टाइम को बच्चों 2t मान लिया, अगर मैं टोटल टाइम को 2t मान लेता हूं तो हाफ टाइम हो गया t, हाफ टाइम हो गया t। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, सपोज इट स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम a एंड सो ऑन b। मैंने माना कि भैया पार्टिकल ने जो है a पर शुरुआत करी और b पर समाप्ति करी, और आधे टाइम के लिए मतलब t टाइम के लिए उसकी स्पीड v1 रही, आधे टाइम के लिए उसकी स्पीड v2 रही। कुछ लोगों ने हो सकता है कि टोटल टाइम 1 आवर ले लिया हो, 1 आवर ले लिया हो तो ये 1/2 आवर हो जाएगा, वो 1/2 आवर हो जाएगा। तो बच्चों आप अगर 1 आवर लेकर भी काम करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो वो लॉजिकली जो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा गलत बात है कि हम 1 आवर मान लें, वो सही नहीं है। ऑफ कोर्स 1 आवर अगर आपने टाइम ले लिया, या हो सकता है किसी ने 2 आवर लेके काम कराओ, 2 आवर लेके सर इधर 1 आवर, तो वो क्या हो गया, एग्जैक्टली आपने टाइम मान लिया। लेकिन जब मैं वेरिएबल के टर्म्स में काम करता हूं, बच्चों, तो फिर वो बेहतर होता है। अगर मैं वेरिएबल के टर्म्स में काम करूंगा तो फिर वो टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, कुछ 4 आवर कुछ भी हो सकती है। तो ये जो तरीका होता है थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर कहलाता है कोई भी फिजिक्स या मैथमेटिक्स के टीचर की निगाह में।
एनीवेज मैं फिर वापस से आता हूं बात पे। मैंने मान लिया कि पार्टिकल ने 2t टाइम लिया तो हाफ टाइम हो गया t और बाकी का हाफ टाइम भी हो गया t, ठीक है। और हाफ टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस चली x1, जैसा मैंने पहले भी कहा कि डिस्टेंस को मैं x से या s से लिख सकता हूं। तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा बच्चों जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस जो होती है बच्चों वो होती है किसके बराबर, स्पीड इनटू टाइम के बराबर। ये लीजिए साहब, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब मैंने ये लिखा तो हो सकता है कि किसी किसी की जो बोहें हैं वो थोड़ी सी तन गई हो कि अरे यार सर ये क्या कर रहे हो यार सर, ये सर वेलोसिटी दे रखी है और आप यहाँ पर कहाँ स्पीड ने डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो। तो बच्चों जैसा मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर में आपसे कहा था कि मैं बार बार ऐसा हो सकता है कि जब स्पीड वाला कोई क्वेश्चन हो मैं वेलोसिटी मेरे मुंह से निकल जाए, वेलोसिटी हो स्पीड निकल जाए, तो उसे आप स्लिप ऑफ टंग मत मान के चलिएगा। एज सच मेरी जो टंग है वो थोड़ी ज़्यादा स्लिप मारती है इधर उधर, लेकिन कई लोगों की निगाहें इधर उधर स्लिप मारती है, मेरी टंग ज़्यादा स्लिप मारती है। तो वो एक्चुअली मैंने आपसे कहा कि अगर लाइन में चल रहा है तो स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, दोनों बातें बिल्कुल सेम है भाई। और ऐसे ही अगर एक लाइन में चलाया ऑब्जेक्ट को तो आप बोले डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। सो चलिए साहब, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोल दीजिए, या फिर आप अगर ऐसा भी बोल देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ले लीजिए साहब, आपके पास में कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, अब पहले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना x1 है, पहले केस में वेलोसिटी कितनी है v1 है, और टाइम कितना लिया आपने t, तो ये पहले केस में हो गया। और ऐसे ही दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है x2 है, वेलोसिटी कितनी है v2 है, और टाइम कितना बच्चों t। मैं अगेन समझाता हूं, पहले केस में जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, टाइम था t, तो डिस्प्लेसमेंट x1 इक्वल्स टू आ जाएगा v1 इंटू टी, और x2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों v2 इंटू टी। सो ये आपके पास में पहले वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये बाद वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट एज यू कैन सी वुड बी x1 प्लस x2। भाई ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड्स ऑन बी, ऑब्जेक्ट शुरुआत कर रहा है ए से और समाप्ति कहां पे कर रहा है बच्चों, बी पर। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1 प्लस x2 होगा, और x1 का जहां तक सवाल है बच्चों वो v1t है, और जहां तक x2 का सवाल है वो v2t है। तो ये आ गया। So now you people want to calculate average velocity। आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होगी नेट डिस्प्लेसमेंट। भाई एवरेज वेलोसिटी जो होती है इट इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और यू से नेट टाइम टेकन, ठीक है। ये आपके पास में होती है एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होगी। और नेट डिस्प्लेसमेंट यदि आप देखें तो यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है v1t प्लस v2t, और अपॉन में जो टोटल टाइम है बच्चों वो हो जाएगा 2t। जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 2t हो जाएगा, v1t प्लस v2t अपॉन 2t। और यदि आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखें तो t1 मैंने अगर t को कॉमन निकाल दिया, अगर न्यूमरेटर में बच्चों मैंने t को कॉमन निकाल दिया तो बचेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2t। और यहाँ देखिए ये t से t क्या हो रहे हैं भैया, t से t कैंसिल हो रहे हैं, और t से t अगर कैंसिल हो गए तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में, ये आ जाएगा कितना, t से t आदि आपने कैंसिल कर दिया। यदि आपने t से t कैंसिल कर दिया देन यू विल फाइंड ये आ गया कितना, v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो ये आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अगर आपने उसको t नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने उसको t नहीं x लेके करा होगा, 1 लेके करा होगा, जो मर्जी करिए, आंसर आपका यही आ रहा होगा। कई समझदार लोग मुझे ये कहते हैं कई बार कि अरे सर आप इतना लंबा क्यों जा रहे हो, आपको एक वेलोसिटी क्या दी है v1, एक वेलोसिटी क्या दी है v2, सर आपको क्या निकालना है एवरेज। सर एवरेज तो सिंपली v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगा। सर आप यूँ इतनी सब भी मेहनत कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका भी हमारा भी, ना आपके पास में टाइम है ना मेरे पास में टाइम है, तो काहे को इतना सारा काम करना कि v1 प्लस v2 बाई 2 करना, वो अपने को इतना सारा कैलकुलेट करना। एवरेज पूछा ना, v1 और v2 का एवरेज क्या होगा सर, v1 प्लस v2 बाई 2, खत्म करो ना सर। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। यहाँ तो अगर आपने ऐसा कोई लॉजिक अपनाया है कि एवरेज लेने का सिंपली जोड़ो, 200 डिवाइड करो, चैप्टर क्लोज, घर जाओ, आप भी मैं भी, है ना। लेकिन अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, वहां पर आपका ये फंडा फेल हो जाएगा। भाई लॉजिकली हम लोगों को काम करना है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है कि क्वांटिटीज, जैसे 2 क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो हम लोग उन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वो बात हर जगह लागू नहीं होती है, फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी के लिए एवरेज उसी तरीके से नहीं निकाला जाता जैसे आप लोगों ने अभी तक मैथमेटिकल क्वांटिटीज के लिए निकाला है।
मैं अगला क्वेश्चन दूंगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। पर मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर हमने ऐसा बोला है कि अगर हाफ टाइम तो मैंने 2t ले लिया। अभी अगर मैं यही क्वेश्चन अगर 2t नहीं t लेता तो फिर t/2 लेता, थोड़ा सा मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, या कुछ ऐसे कैलकुलेशन के स्टेप्स आ रही हैं जो मुझे थोड़ी सी एनॉय करती हैं। ओके, चलिए साहब, अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। एक पार्टिकल है जो एक लाइन में जा रहा है, एक पार्टिकल एक लाइन में जा रहा है, और ये कहा है बच्चों, आपसे कहा है कि एक पार्टिकल है विच इज मूविंग ऑन अ लाइन, एक पार्टिकल एक लाइन में जा रहा है, और ये बोला है कि हाफ डिस्टेंस, गौर कीजिएगा, हाफ डिस्टेंस जो है इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1, हाफ डिस्टेंस को वो स्पीड v1 से चल रहा है, और रेस्ट हाफ डिस्टेंस को वो स्पीड v2 से चल रहा है। आपको ये कहा है कि एक पार्टिकल है जो हाफ डिस्टेंस को v1 स्पीड से चल रहा है और बाकी की हाफ डिस्टेंस को स्पीड v2 से चल रहा है, और आपको क्या करना है बच्चों, आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि सर ने यहाँ स्पीड बोली और वहां वेलोसिटी पूछी है। मैं बहुतों बार इस बात को घसीट चुका हूं कि वन पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन इन अ डायरेक्शन, देन स्पीड एंड वेलोसिटी दे बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। ओके, सो करिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, चलिए साहब हम देखते हैं। यहाँ पर हमको बोला है कि हाफ डिस्टेंस उसने स्पीड चली v1 और हाफ चली v2। तो अब यहाँ पर भी कई लोग मुझे बोलते हैं, अकल लगा के बोल देते हैं कि साहब एक काम करो ना, एवरेज वेलोसिटी पूछी है सर, क्या आएगी सर, v1 + v2/2। सर एवरेज ऐसे ही निकलता है, आप मत मेहनत करो, टाइम वेस्ट मत करो जबरदस्ती, मुझे मालूम है ये सही है ना। पर माय डियर स्टूडेंट, हम देख लेते हैं, टाइम वेस्ट तो वेस्ट देख लेते हैं, टाइम वेस्ट होता है कि इनवेस्ट होता है। चलिए, पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है, हाफ डिस्टेंस को वो स्पीड v1 से चल रहा है, रेस्ट हाफ डिस्टेंस को वो स्पीड v2 से चल रहा है। हम एक काम करते हैं, ये लेते हैं साहब, पार्टिकल वाज इनिशियली एट ए, फाइनली रीच्ड एट बी। शुरुआत में पार्टिकल ए पर था, बाद में बी पर चला गया, और ये रहा मिड पॉइंट। ठीक है, मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर लेट द टोटल डिस्टेंस, मैंने मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, जो पार्टिकल आपने लिया यहाँ पर, हमने मान लिया कि वो जो पार्टिकल है, लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज 2x। ठीक है, फिर वही घिसी पुटी सी बात बोलूंगा, कोई हो सकता है आप में से किसी ने डिस्टेंस को x लिया हो, किसी ने s लिया हो, किसी ने y लिया हो, किसी ने 2s लिया हो, किसी ने 1 किलोमीटर लिया हो, किसी ने 2 किलोमीटर लिया हो, वो आपकी मर्जी, मेरी मर्जी ये थी, मैंने ये ले लिया। अब उसकी हाफ डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली हाफ डिस्टेंस होगी x। भाई टोटल डिस्टेंस 2x थी तो हाफ हो गई x, और बाकी की हाफ भी हो गई x। सिंपल, वही बात करी ना मैंने, अगर मैं टोटल डिस्टेंस को x लेता तो हाफ क्या होती है, x/2, तो वो अपॉन में 2 ना, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और मेरे को अगर मल्टीप्लाई में है तो बहुत बेहतरीन लगता बाबा कि हाँ एकदम बेहतरीन बात कर दी आपने। तो वही बात कर रहे हैं अपन इधर कि भैया अपन टोटल डिस्टेंस को 2x मान लिया तो आधी हो गई x, और इधर की आधी हो गई x। और इसमें कितनी स्पीड थी बच्चों, v1 थी, इसमें कितनी स्पीड थी, v2 थी। इस केस में स्पीड है v1, उस केस में स्पीड है v2, और इस केस में मैंने मान लिया टाइम लगा उसको t1, और इस केस में मैंने मान लिया कि जो टाइम लगा बच्चों वो t2 लगा। इस केस में टाइम कितना लगा, t1, और इस केस में जो टाइम लग रहा है बच्चों वो कितना लग रहा है, t2। ऑब्वियसली दोनों केस में टाइम अलग अलग रहेगा। इस बार आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों केस में टाइम सेम रहेगा, अगर सेम होगा तो अपने आप कैलकुलेशन में आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों बार डिस्टेंस जो चली है वो सेम चली है, दोनों बार डिस्टेंस सेम चली है, लेकिन यहाँ स्पीड अलग है, यहाँ स्पीड अलग है, तो स्पीड अलग होने के कारण दोनों बार टाइम अलग लगेंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर आपको कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने को बोलूं, आप ज़्यादा स्पीड से चलोगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर धीरे धीरे जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। तो दोनों केस में चूंकि डिस्टेंस सेम चली गई है, पहली बार भी x चली गई, दूसरी बार भी x चली गई भाई, और पहली बार स्पीड थी v1, दूसरी बार स्पीड थी v2, तो दोनों बार जो टाइम लगेगा मेरे भाई वो अलग अलग लगेगा, समझे। सो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करने का, मेरे को फिर वही घिसी पिटी सी बात करनी है, क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। पहली बार जो डिस्टेंस चले वो x चले, पहली बार जो स्पीड थी वो v1 थी, पहली बार जो टाइम था वो t1 था, तो t1 की वैल्यू x/v1 आ जाएगी। हाँ भाई, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
सो द टाइम यू विल फाइंड इज x अपॉन v1। तो पहली बार जो टाइम लगा वो कुछ ऐसा लग रहा है, और दूसरी बार भैया जो स्पीड है वो डिस्टेंस जो है वो x है, और स्पीड जो है भैया वो v2 है, और जो टाइम है भैया वो t2 है। सो दैट t2 की वैल्यू x अपॉन v2 आ जाएगी। सो पहली बार जो टाइम लगा भैया वो इतना आया, और दूसरी बार जो टाइम लग रहा है वो इतना आ रहा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, होप शायद पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। भाई पहली बार डिस्टेंस थी x, स्पीड इतनी थी, टाइम इतना था, t1 की वैल्यू इतनी आई, और दूसरी बार जब मैंने टाइम निकाला तो x अपॉन v2 आ गया। तो ये हमारे पास में आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी एक ही बात रहेगी, क्योंकि लाइन में चल रहा है, एक पंक्ति में चल रहा है। तो वो क्या होगी भैया? एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होगी बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 2x, या यूं बोल दिया जाए कि x प्लस एक्स, और x प्लस एक्स करोगे तो 2x ही होगा। तो ये 2x आ गया अपॉन t1 प्लस t2। चलिए साहब, अब ये 2x आ गया। अब t1 की वैल्यू कितनी? अरे t1 बराबर x अपॉन v1 और t2 बराबर x अपॉन v2 आ जाएगा। भाई ये टोटल डिस्टेंस 2x थी, और t1 की वैल्यू x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। चलिए साहब, अब हम क्या करेंगे? अगर मैं एवरेज स्पीड के बारे में बोलूं, सो एवरेज स्पीड क्या आ रही है बच्चों? यहां पर जरा गौर कीजिए। एवरेज स्पीड जो आएगी वो कितनी आ रही है भाई? ये मैं यहां लिख देता हूं, एवरेज स्पीड अभी कितना हो रहा है। यदि आप ध्यान दें भाई, एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, और कई लोग ऐसा बोल देते होते हैं, मैंने देखा है कि सर टोटल एवरेज स्पीड सर 2x अपॉन t1 प्लस t2। ऐसा भी एक्चुअली देखिए, एक बात बता रहा हूं आपको मैं, जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है, फिर भले वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, या इवन ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में हो, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो जो पैरामीटर्स मुझे क्वेश्चन में दिए, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ दोज पैरामीटर्स ओनली। मेरा कहने का मतलब, यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है? v1 दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? v2 दिया है। सो आंसर शुड कंटेन ओनली v1 प्लस v2, v1 एंड v2 के टर्म्स में होना चाहिए। कई लोग बोल देते हैं सर v1 प्लस v2 इंटू टी, या कुछ भी अपने मर्जी से t लिख दिया या t से डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ भी आंसर बना देते हैं, और कई बार वो आंसर सही भी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आंसर करेक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको दिया v1, क्वेश्चन में क्या दिया है? v2। सो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2 ओनली, देयर शुड नॉट बी एनी अनदर टर्म। ऐसे तो मैं अपने मर्जी से बोल दूं लेट द आंसर इज x, माना कि आंसर x है, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। हमें जो पैरामीटर्स दिए हैं, मुझे क्वेश्चन में पैरामीटर्स दिए हैं v1 एंड v2, सो मुझे v1 और v2 की टर्म्स में ही काम करना है। ये x मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये x मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये मेरे मन ने कहा तो मैंने माना। मेरे मन ने x कहा, आपके मन ने y कहा, किसी और के मन ने s कहा। तो ऐसे अगर मन के हिसाब से काम करना जाए तो फिर भैया हम बोल देंगे कि हमारे मन ने कहा सर आंसर x है, सर आप x मान लीजिए और हमें मार्क्स दे दीजिए और छुट्टी कीजिए। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। जो पैरामीटर्स मुझे क्वेश्चन में दिए, मुझे क्वेश्चन में कौन से पैरामीटर्स दिए? मुझे v1 दिया, मुझे v2 दिया। सो आंसर शुड कंटेन ओनली v1 एंड v2, नथिंग एल्स, कुछ नहीं होना चाहिए उसके अलावा और। तो चलिए अभी आप देखिए, जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों वो 2x है, जो टोटल टाइम है वो t1 प्लस t2 है। अभी यहाँ पर देखिए ये 2x है, और डिनोमिनेटर में यदि आप देखें तो डिनोमिनेटर में एथे भी x हैगा, तो भाई एथे भी x हैगा, तो x को अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये x कॉमन आ गया, तो 1/v1 प्लस 1/v2। ये गौर कीजिए, ये आपके पास में क्या आ गया? अगर मैंने x कॉमन निकाल दिया डिनोमिनेटर में से, तो 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा, और x से x कैंसल, x कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बच्चों कितना? ये देखिए x कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 2, और यहाँ पर अगर एलसीएम का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो v2 यहाँ पर आएगा और v1 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर गौर कीजिए, ये v2 है, ये v1 है, और डिनोमिनेटर में v1 v2 है। बट क्या करा हम लोगों ने? हमने सिंपल सा काम ये करा बच्चों के, देखिए पहली बात तो x कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, फिर v2 इधर मल्टीप्लाई होगा, v1 इधर मल्टीप्लाई होगा, कुछ ऐसा आएगा। और आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। सो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरीके से आपके पास में कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी? इस तरीके से आपके पास में एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके,
हमने टोटल डिस्टेंस, हमसे बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है एक लाइन में चल रहा है और हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस। तो इस बार मैंने डिस्टेंस को सपोज करा, पिछली बार मुझे हाफ टाइम बोला था तो मैंने टाइम को सपोज किया था। डिपेंड करता है, कई बार किसी किसी के जहन में आता है कि सर हम कैसे समझेंगे कि हमको क्या मानना है। तो बच्चों मैं वही प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूं कि अगर पिछले क्वेश्चन में मुझे बोला था कि हाफ टाइम के लिए इतनी स्पीड से, हाफ टाइम के लिए इतनी स्पीड से, तो मैंने वहां पर क्या करा, मैंने टाइम को सपोज किया कि लेट मी अज्यूम दैट टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज 2t and reduce it half into half, half and half, so it will be t and t only. But in this problem it has been mentioned that a half distance it is traveling with this speed and the rest half distance it is traveling with this distance. So naturally you people have to assume the total distance which you reduced into two equal half parts, and so that you can proceed ahead and can get the desired answer. That is the thing, and as I told, the answer should be in terms of v1 and v2 only. Here you can see v1 and v2 are present only. अभी कोई बोले 2, तो बच्चों 2 तो फिर सबको पता है कि इसकी वैल्यू 2 होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने इसके अलावा कोई और भी आंसर अगर आपने कोई आंसर निकाला तो 100% वो कंफर्म बच्चों वो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, ये बात आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब ये प्रॉब्लम हम लोग करते हैं क्लास में, तो आंसर जो आते हैं वो आते हैं, कई बार करेक्ट आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है जो हमें चाहिए। हमें जो चाहिए हमें वो बात करनी है, हमारा जो उत्तर है वो यही होना चाहिए बस। अगर इसके अलावा आपने कुछ टी वहाँ पे आपके क्वेश्चन में आ गया या एक्स आ गया, तो अनफॉर्चुनेटली बच्चों हो सकता है आपने बहुत सारी स्टेप्स सही सॉल्व करी, आप यहाँ तक सही आ गए हो, आप यहाँ तक सही आ गए हो, लेकिन आगे का अगर आपने सही नहीं किया तो मैं नहीं कह सकता कि आपका उत्तर सही कहलाएगा। तो चलिए हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन करा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं। अभी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन है, गौर कीजिएगा, एक ट्रेन है बच्चों जो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक, जरा गौर कीजिएगा, एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, विच इज मेंटेनिंग इट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इन मूविंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, एंड देन इट रिवर्सेस फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पहले उसने स्पीड को मेंटेन करके चला है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर बाद में उसने स्पीड को मेंटेन करके चला बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या करना है, आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। You people have to calculate average speed and average velocity. So मैं तो आपको वही घिसी पिटी से सलाह दूंगा भैया, मेरी सलाह मानोगे तो बहुत फायदे में रहोगे कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, पर आप आराम मत कीजिएगा बच्चों, आपके लिए आराम जो है वो थोड़ा सा हराम किस्म का होगा। आप लोग खुद से क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए, और मैं भी आराम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए ए से बी तक उसकी स्पीड इतनी थी, बी से ए तक इतनी थी, जरा गौर कीजिए, ये स्टेशन ए था और ये स्टेशन बी था। ए से बी तक आपको स्पीड मेंशन है, बी से ए तक फिर आपको स्पीड मेंशन है, आपसे पूछा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ तक मेरा ख्याल है आप सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते से ही सुनते से ही समझ लिया होगा कि यहाँ पर जो एवरेज जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ट्रेन कहाँ पर थी, ए पर थी, बाद में कहाँ पहुंची, बी पर, फिर फाइनली कहाँ पर, ए पर। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, अगर मैं यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूं तो ऑब्वियसली 0 आएगा। क्यों? क्योंकि साहब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप होता है, और शुरुआत में पार्टिकल ए पर था, बी पर गया, फिर फाइनली ए पर ही आ गया, और जब फाइनली ए पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन फाइनली सेम है चूंकि दोनों, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। और जहां तक बात है बच्चों एवरेज स्पीड की, इफ यू टॉक अबाउट एवरेज स्पीड देन यू विल फाइंड, देखिए एक बात तो आप बिल्कुल दिमाग में डाल सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस ए से बी तक होगी उतनी बी से ए तक की होगी। What is the distance from A to B? That is the distance from B to A. दोनों में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितना मैंने A से B तक चला उतना ही मैंने B से A तक चला। ठीक है बच्चों? एक बात हो सकती है कि जो टोटल जर्नी थी उसकी हाफ डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से चली,
20 से, और उसकी हाफ डिस्टेंस, भाई जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, मतलब टोटल डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस हाफ और ये वाली डिस्टेंस भी हाफ। और अगर हाफ डिस्टेंस स्पीड v1 से और हाफ डिस्टेंस स्पीड v2 से चलती है तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एवरेज स्पीड का फार्मूला डिराइव किया, दैट मींस 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। सिंपल भाई, आधी डिस्टेंस अगर v1 से चली जाए और आधी डिस्टेंस v2 से चली जाए तो एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कोई बोल सकता है कि सर आपने तो वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन डिराइव किया था, आप तो फिर स्पीड के लगा रहे हो। फिर बच्चों वही घिसी पिटी बात होगी कि अगर इस दम है इतनी वाली में ए से बी तक उसकी स्पीड कितनी थी 20, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी थी 20। फिर बी से ए में उसकी स्पीड कितनी थी 30, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी थी 30। अगर पार्टिकल एक लाइन में चलता है, एक डायरेक्शन में चलता है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों 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 बिल्कुल इक्वल होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो इधर अगर स्पीड उसकी 20 है तो वेलोसिटी भी 20 होगी, इधर अगर उसकी स्पीड 30 है तो वेलोसिटी भी 30 होगी। सो एवरेज इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, इट विल बी 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये कितना हो जाएगा 220 जा 40 30 जा 1200 एक 1200 होगा, और ये हो जाएगा 50। और मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करके देखेंगे आप तो ये 24 किलोमीटर पर आवर आएगा। और मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल बिल्कुल सही है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी एवरेज स्पीड। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, देखिए शुरुआत में ट्रेन कहां पर थी ए पर, फिर कहां गई बी पर, फिर वापस से कहीं ए पर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना 0। और जहां तक स्पीड के सवाल है बच्चों, तो स्पीड में जितनी डिस्टेंस इधर चली उतनी डिस्टेंस इधर चली, मतलब टोटल डिस्टेंस को हम दोनों भागों की जो डिस्टेंस है उसको हाफ हाफ में रिड्यूस कर सकते हैं। और आधी डिस्टेंस अगर स्पीड v1 से चलते हैं और आधी डिस्टेंस अगर स्पीड v2 से चलते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो दैट यू कैन गेट दिस आंसर। सरलता से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए हम साहब और आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी किसी के दिमाग में आ सकता है, भाई देखिए दिमाग है, सोचना पड़ता है, और सोचेंगे तो जितना सोचेंगे उतनी मजेदार बात होगी। सर ए से बी तक गई, सर 20 की स्पीड रही, सर थोड़ी देर स्टेशन बी पर रुकी भी तो होगी वो, कि वैसे ही आ गई। तो हाँ, वो वाली बात भी हो सकती है बच्चों की, ए से बी तक गई तो कुछ टाइम वहाँ पर रुकी होगी, ऐसा तो है नहीं कि गई और वापस लौट कर आ गई। ऑफकोर्स फिर सवारियाँ जिसको हम बोलते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं उसको उसमें भरा होगा और उसके बाद वापस आई होगी। लेकिन हम उस वाले टाइम के बारे में, चूंकि हमको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि फॉर हाउ मेनी टाइम इट हॉल्टेड एट स्टेशन बी, सो मैं मान लेता हूं कि वहां पर वो रुकी नहीं भैया, वो गई और वापस आ गई। जैसे कई बार होता है हम किसी के घर तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, घर पे दुखते नहीं है उसके, सिर्फ देखने जाते हैं कि सामने वाला घर पे है कि नहीं। अगर घर पे है तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम प्लान करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही मेरे कहने का आशय क्या है, होप आप लोग समझ रहे होंगे। एनीवेज अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं एक आपको फिर वही घिसा पिटा सा एक सरल सा क्वेश्चन देता हूं, डिफिकल्ट तो मैं आपको दे ही नहीं रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वही एक पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल बेचारा ऐसा है जो रुक ही नहीं रहा, चले जा रहा, और जब तक ये चलता रहेगा हमारे न्यूमेरिकल्स चलते रहेंगे, जब तक तेरे घुंघरू चलेंगे, तेरे नाच चलेगा, तब तक इसकी सांसें चलेंगी। सुना होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से। अभी एक पार्टिकल है बच्चों जो कि एक लाइन में चल रहा है, ये लीजिए साहब, एक पार्टिकल है जो एक लाइन में चल रहा है और आपसे बोला है कि 1/3 टाइम के लिए, 1/3 समय के लिए वो स्पीड v1 मेंटेन रखता है। आपसे बोला एक पार्टिकल है बच्चों जो एक लाइन में चल रहा है, 1/3 टाइम के लिए वो स्पीड v1 रखता है, फिर 1/3 टाइम के लिए वो जो है बच्चों 1/3 टाइम के लिए वो उसकी स्पीड को v2 रखता है, और रिमेनिंग 1/3 टाइम के लिए, तीसरे 1/3 समय के लिए, it maintains its speed v3. As you can see, a particle is moving on a line. For 1/3 time it is moving with speed v1, for next 1/3 time it is moving with speed v2, and for the rest 1/3 time it moves with speed v3. वही घिसा पिटा काम करने का है मेरे को कैलकुलेट करना है बच्चों एवरेज स्पीड, औसत चाल मुझे ज्ञात करनी है। और मेरा सलाह आपको यही होगा बच्चों कि आप वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को ट्राई करो। और कैसे करेंगे, चलिए साहब, एक पार्टिकल है जो शुरुआत में कहां पर था, ए पर था, और फाइनली कहां पर आ गया, बी पर आ गया। और सपोज करो ये कोई सी है, फिर ये कोई डी है, ठीक है। और 1/3 टाइम मैंने मान लिया, लेट द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी इज 3t। मैंने मान लिया कि जो टोटल टाइम है बच्चों वो 3t है। 3t क्यों है, क्योंकि उसको मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम 3t मान लिया, उसमें से 1/3 टाइम हो जाएगा t, फिर हो जाएगा t, फिर हो जाएगा t। अरे भाई 3t को 3 से डिवाइड करोगे तो
टी ही आएगा ना, तो इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी। और इधर स्पीड कितनी थी भाई, v1 थी, इथे कितनी सी v2, तो इथे कितनी सी भाई स्पीड v3 सी। ऐसी मान लेता भाई कि इथे स्पीड v1 हैगी, तो इथे v2 हैगी, तो इथे v3 हैगी। नहीं समझ में आया तो अब हिंदी में बोल देता हूँ, यहाँ पर चाल v1, यहाँ पर चाल v2 और यहाँ पर चाल v3 है। और इधर मैंने डिस्टेंस को x1 मान लिया। कितना मान लिया भैया, x1 किसी को बताने का नहीं, धीरे से करने का, ठीक है। इधर कितने का x2 मान लिया, और इधर कितना मान लिया बच्चों, x3। इधर मैंने डिस्टेंस को x1 माना, इधर x2 माना और इधर x3 माना। अब क्या करने का है मेरे को, अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। इधर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, इधर डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम, और इधर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, है ना भाई। तीनों बार टाइम ऑब्वियसली इक्वल लग रहा है, 1/3 1/3 1/3, इधर इतना, इधर इतना, इधर इतना। तो एवरेज स्पीड सॉरी एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो होगी बच्चों वो होगी टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ तक इसका सवाल है बच्चों, ये v1t है, ये v2t है, ये v3t है ना। अभी ये x1 कितना है v1t, x2 कितना है v2t, x3 कितना है v3t, और अपॉन में कितना है 3t। और अब इसको मैं चाहूँ तो एक ही स्टेप में कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं सभी लोगों को समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर मैं t कॉमन निकाल देता हूँ। t को मैं अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ बच्चों, यदि मैंने t को कॉमन निकाल दिया तो t से t काट है, ठीक है भैया। ओके, अब गुजराती में शायद काय पोछे ऐसा कुछ कुछ कहा जाता है मेरे ख्याल से, मूवी भी बन चुकी काय पोछे नाम से, आप लोगों ने सुना होगा। एनीवेज अभी यहाँ पर टी तीनों में कॉमन निकाल दिया जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। सो दिस विल गिव यू v1 प्लस v2 प्लस v3 ओवर 3। सो दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आएगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास में। सो ये हमारे पास में बच्चों एवरेज स्पीड आ गई या फिर एवरेज वेलोसिटी आ गई, है ना। अब वही क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके करा होगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट था भी नहीं। अब अगर आप फिर क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों, जिसमें पार्टिकल जो है वो एक लाइन में चल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, और ये कहा है कि 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस जो है बच्चों, लेट अस सी दैट, एक तिहाई दूरी जो है 1/3 डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v1। 1/3 डिस्टेंस को वो स्पीड v1 से चला, फिर 1/3 डिस्टेंस को वो स्पीड v2 से चला, भाई 1/3 डिस्टेंस को वो स्पीड v1 से चला, 1/3 डिस्टेंस को वो स्पीड v2 से चला, और फिर रिमेनिंग 1/3 डिस्टेंस को बच्चों वो स्पीड v3 से चला। जरा गौर कीजिए, आपको बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, 1/3 डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v1, सेकंड 1/3 टाइम डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v2, और लास्ट 1/3 डिस्टेंस जो बच्चों वो स्पीड v3 से चली है। आपको क्या करना है, समझ में आ गया होगा, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि वो एक लाइन में चल रही है। सो फटाफट वीडियो को पॉज कर दीजिए और प्रश्न को स्वयं से हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए साहब, अभी कैसा होगा हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, एक पार्टिकल एक लाइन में चल रहा था। शुरुआत में पार्टिकल कहां पर था, अर्लियर इट वाज एट ए, फाइनली इट रीच टू बी, और ये बीच में c ले लिया, ये बीच में d ले लिया, और हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों, वो टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस को आप s मान लीजिए, x मान लीजिए, जो आपकी इच्छा वो मान लीजिए। मैंने माना कि पार्टिकल ने कुल मिलाकर जो डिस्टेंस चली वो 3x चली। लेट मी assume that the total distance traveled by the particle is 3x, so 1/3 distance would be definitely x, this 1/3 distance would also be x, and this would naturally be equals to x, है ना। और इधर स्पीड मैंने मान ली v1, इधर स्पीड मैंने मान ली v2, मान क्या ली, इधर दी हुई है ना, कि इधर v1 है, इधर v2 है, और इधर कितने बच्चों v3 है। और मैंने इस केस में टाइम मान लिया t1, इस केस में टाइम मान लिया t2, और इस केस में टाइम कितना सपोज कर लिया बच्चों, t3। इधर टाइम मैंने मान लिया t1, इधर टाइम मान लिया t2, और इधर मैंने टाइम मान लिया कितना बच्चों, t3। तीनों बार टाइम अलग लगेगा, डिस्टेंस तीनों बार सेम है। ऑब्वियसली अगर मैंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर मैंने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सो ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, बट डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, सो दैट टाइम जो होता है बच्चों वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू कितना, स्पीड इनटू टाइम, सो यहाँ पर जो टाइम आएगा बच्चों वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
भाई इधर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया, इधर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया, और इधर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो दैट कुछ ये आ गया आपके पास में। बड़ी सिंपल तरीके से बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो टाइम ये आ गया, दूसरी बार टाइम ये आ गया, और तीसरी बार टाइम ये आ गया। अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एज यू कैन सी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3x है। टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों वो 3x है, और जो टोटल टाइम है वो t1 प्लस t2 प्लस t3 है, और ये 3x। और जहाँ तक t1 का सवाल है सो वो x अपॉन v1 है, जहाँ तक t2 का सवाल है वो x अपॉन v2 है, और जहाँ तक t3 का सवाल है वो x अपॉन v3 है ना। भाई टोटल डिस्टेंस इतनी थी, टाइम t1 इतना था, t2 इतना था, t3 इतना था। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप यहाँ पर भाई 3x तो यहाँ पर है, इन तीनों में से इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तीनों में से यदि मैं x को कॉमन निकाल देता हूँ, x को अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो ऐसा कुछ कुछ हो जाएगा। तीनों में से मैंने x को अगर कॉमन निकाल दिया तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा बच्चों, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लीजिए साहब, चलिए ये लीजिए, ये 3 है, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है। यहाँ एलसीएम लेने में कुछ कुछ लोग गलती कर देते हैं, फॉर्चुनेटली वो यहाँ तक बिल्कुल सही जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो आगे चल के थोड़े से गलत हो जाते हैं। चलिए साहब ये v1 v2 v3, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो वो क्या आएगा, v1 v2 v3। सो यहाँ v1 था तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों, v2 v3, v2 और v3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये v1 है और ये v3 है, तो बीच में हमने v3 और ये v1, और फिर यहाँ पर किसका, यहाँ पर v1 और v2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लीजिए साहब, हमने v1 और v2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये ले लीजिए, है ना। मैंने यहाँ पर क्या करा बच्चों, यहाँ पर v2 v3 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर v1 v3 का करा, और यहाँ पर v1 v2 का करा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर में v1 v2 v3, डिनोमिनेटर में v1 v2 v3, डिनोमिनेटर में बच्चों v1 v2 v3 का मल्टीप्लाई हो गया, है ना, एलसीएम था। अब ये क्या होगा, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है, आपको पता है वो कहाँ जाता है, वो न्यूमरेटर में जाता है। ये v1 v2 v3 जो है बच्चों वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये आ जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v1 v2। होप आप में से कुछ लोगों ने तो ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा होगा, और मेरे ख्याल से कुछ क्या लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो सही आ जाते हैं, लेकिन एलसीएम वगैरह लेने में गलती कर जाते हैं, उस कारण से आंसर गलत हो जाता है, वरना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर हम लोगों को अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा काम होता है कि हमको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोगों ने अभी इन सब बारों में बात करी है, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे दिया है, ध्यान दीजिएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन हुज पोजीशन इज गिवन बाय 7t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 9। A particle is moving on a line whose position is given by this expression. नोट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप लोग। A particle is moving on a line whose position is given by this relation, okay, where t is in seconds, t सेकंड्स में है और जो s है वो मीटर्स में है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि t सेकंड में और s मीटर में है। एंड कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी in a duration of t equals to 1 second to t equals to 3 second। आपको क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान दे लीजिएगा। A particle is moving on a line whose position is given by this expression where t is in second, s is in meter. Calculate its average velocity in interval t equals to 1 second and t equals to 3 second। t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के बीच उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, और कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा नए किस्म का क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर हो सकता है कि किसी को दुविधा आएगी कि अभी समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए s
आपको एक पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो रही है, टी की वैल्यू जो है बच्चों वो 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में लगातार चेंज हो रही है। टी इक्वल्स टू 1 सेकंड और फिर टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। अब t इक्वल्स टू 1 सेकंड से t इक्वल्स टू 3 सेकंड के बीच आपसे मैं अगर पूछूं कि टाइम कितनी बार चेंज हुआ, टाइम कितनी बार चेंज हुआ बच्चों, t इक्वल्स टू 1 सेकंड से t इक्वल्स टू 3 सेकंड के बीच में जो टाइम है वो इनफाइनाइट बार चेंज हुआ। कितनी बार? इनफाइनाइट बार। ऐसा क्यों? देखिए पहले t इक्वल्स टू कितना था, पहले t इक्वल्स टू 1 सेकंड था, फिर क्या हुआ 1.0001 सेकंड हुआ, इतना पहले इतना था, फिर बाद में इतना हो गया। अगली बार क्या हो गया बच्चों, अगली बार इसी तरीके से इतने सेकंड, फिर ऐसे ही करते जाएंगे हम। अरे भाई 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में टाइम जो है वो इनफाइनाइट बार चेंज हुआ है। इट हैज़ बीन चेंज इनफाइनाइट टाइम्स, जैसे हम ये देख रहे हैं, है ना। और ये बीच में जीरो लगाने की कोई लिमिट नहीं है, मैं 25 जीरो लगाऊं, 50 जीरो लगाऊं, 100 जीरो लगाऊं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से करते जाएंगे हम। अब यहाँ पर जो पोजीशन है एज यू कैन सी टाइम के साथ में चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि देखिए जो पोजीशन है उसमें यहाँ पर आपको टाइम लिखा हुआ दे रहा है और टी लगातार चेंज हो रहा है, और टी लगातार चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है एस भी लगातार चेंज होगी। भाई एस जो है वो टी पर डिपेंड कर रहा है, एस टी पर डिपेंड कर रहा है, और टी लगातार चेंज हो रहा है। टी चेंज हुआ, पहले 1 था, फिर 1.000000000000 मैं ही भूल गया कितनी बार जीरो, फिर 1 सेकंड, है ना, फिर इतनी जीरो लगा के 2 सेकंड, फिर इतनी जीरो लगा के 3 सेकंड। सो टाइम इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। टाइम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, टाइम लगातार चेंज हो रहा है, और अगर टाइम चेंज होगा मेरे भाई तो एस में भी चेंज आएगा। और अगर एस में चेंज आ गया, अगर बच्चों एस में चेंज आ गया तो क्या होगा, एस में अगर चेंज आया तो पोजीशन में चेंज आएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हम लोग पहले निकालेंगे इनिशियल पोजीशन। वी शैल डिटरमाइन इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कब आएगी? ऑब्वियसली इनिशियल पोजीशन आएगी बच्चों, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर। इनिशियल पोजीशन कब आएगी? इनिशियल पोजीशन ऑब्वियसली आएगी t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, 1 सेकंड। तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर हम इनिशियल पोजीशन ये लिख देते हैं एस आई, एस पोजीशन है और आई सबस्क्रिप्ट जो है इट इज डिनोटिंग इनिशियल। सो यदि मैं यहाँ पर देखूं तो 1 रखाऊंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना भैया। 7 और 9 16 में से 8 गए, तुम्हें पता होगा 8 होता है मीटर्स में, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि एस मीटर में। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गई इनिशियल पोजीशन। अब कौन सी पोजीशन? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। अब फाइनल पोजीशन क्या होगी? t इक्वल्स टू कितना बच्चों? 3 सेकंड, है ना। t इक्वल्स टू 3 सेकंड। फाइनली हमको कब? t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो ये लीजिए साहब एस एफ, ये एस, ये 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 9। अभी देखिए 9 7 जा, आप जानते होंगे 9 7 जा कितना होता है बच्चों? 63 माइनस 24 प्लस 9, है ना भाई। ये 73 है, और सॉरी 63 है ना। ये भाई 9 7 जा, मैं गलती कर दूं भैया अगर कैलकुलेशन में तो भूल चूक माफ हो, ये ध्यान रखना। ये आप लोग खुद से वेरीफाई कर लेना कि मैंने कैलकुलेशन गलत करें या सही करें। मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरा स्लिप ऑफ टंग बड़ा ज़्यादा होता है, कई लोगों का स्लिप ऑफ आइज होता है, इधर उधर आंखें भटक जाती हैं। आंखें तो मेरी नहीं भटकती हैं, अभी तक तो नहीं भटकी है, लेकिन हाँ मेरी जो जबान है वो जरूर फिसल जाया करती है, और उस चक्कर में मेरे कैलकुलेशन भी कई बार रॉन्ग हो जाते होते हैं। ये क्लास का एक जनरल ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, इट हैपेंस टू मी मैनी टाइम्स। सो दिस इज 9 7 जा 63 प्लस 9 माइनस 24। अब ये 63 प्लस 9 हो जाएंगे 72, और 72 में से यदि मैंने 24 को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा बच्चों 8, और ये हो जाएगा 48। सो दैट यू विल फाइंड फाइनली जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है 48 मीटर। मतलब पार्टिकल एक लाइन में चल रहा था। देखिए सिंपल सी बात है कि आपसे ये बोला है कि एक पार्टिकल है जो जिसकी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से वैरी कर रही है, और इस ड्यूरेशन में 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच मुझको एवरेज वाला स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो मैंने पहले उसकी पोजीशन निकाली 1 सेकंड पर, वो ऐसी आई। फिर मुझे फाइनल पोजीशन निकालनी है तो वो 3 सेकंड पर, वो कुछ ऐसी आई। Now how do I can calculate average velocity? For calculation of average velocity, I definitely require net displacement. And what is meant by net displacement? Net displacement is definitely given by बच्चों final position. You know it is final position minus initial position. Naturally, for calculating average velocity, I'll require net displacement. And what is final position? Final position is 48. Initially, it was 8. So that you will be getting, it is 40 meters. So this is net displacement. ये net displacement आ गया।
ये नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होगी नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, 40। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 है। और टाइम ड्यूरेशन देखें आप, तो 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में ऑब्वियसली कितने सेकंड होंगे, 2 सेकंड। भाई टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, टाइम इंटरवल निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर। सो दैट यू कितना पाएंगे आप, यू विल फाइंड इट इज 20 मीटर पर सेकंड। ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया बड़ी सरलता से। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी जो है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, एवरेज वेलोसिटी ने कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनिशियल पोजीशन लगी, मुझे फाइनल पोजीशन लगी, अकॉर्डिंगली मैंने काम कर लिया। इस तरीके से कुछ हो जाएगा। हम और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका फंडा जो है बच्चों वो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप ये वाला अगर क्वेश्चन आपने नहीं किया हो तो कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये बहुत से लोगों से नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम ये पहले बनी है। इससे पहली वाली जो प्रॉब्लम देखी हम लोगों ने वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी हैंडल करी होंगी, तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आपको नहीं कराई थी, पर यहाँ से थोड़ा सा नया काम शुरू हो चुका है जो कि थोड़ी देर बाद पुराना हो जाएगा, उसकी भी हमें आदत पड़ जाएगी। अब क्वेश्चन आपसे कहा है, अगला लिख लीजिएगा, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस whose position with time is varying according to following relation. A particle is moving on x-axis, whose position on is varying with time as according to following equation. ये आपको दिया है, ठीक है, इस तरह से कुछ कहा है। और आपसे कहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में आपको क्या बतानी है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अब क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। जबकि एक बात मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर कि जब भी नहीं मैं बोला हुआ ना क्वेश्चन में तो आप ये मान कर चलना है, ऐसे प्रॉब्लम में बोला जाएगा, पर चूंकि हम एक तरह की प्रॉब्लम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो टी है बच्चों वो सेकंड में है और एक्स जो है वो मीटर में है। तो अगर अगली प्रॉब्लम में नहीं भी बोलूं तो आप अंडरस्टूड मान के चलिएगा कि हाँ साहब टाइम जो है वो सेकंड में और एक्स जो है वो मीटर में है। तो आप फटाफट क्या कैलकुलेट कीजिए, एवरेज वेलोसिटी। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए बच्चा, आप यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहिए और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए इनिशियल और फाइनल टाइम चाहिए। अब देखिए जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, भाई टी चेंज हो रहा है, टी बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। मैंने आपसे इतनी देर में बात करी, इतनी देर में टाइम बढ़ गया, हमारी लाइफ उतनी देर के लिए थोड़ी और कम हो गई है ना। टाइम जो है बच्चों वो लगातार बढ़ रहा है। अब टाइम लगातार चेंज हो रहा है तो एक्स लगातार चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट, और इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट, नेचुरली द बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी एंड दैट व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। अभी बात आ रही है बच्चों एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी के लिए जैसे पिछली बार तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि हाँ बादशाह अपने को टी इक्वल्स टू 1 सेकंड से टी इक्वल्स टू 3 सेकंड के बीच में काम करने का है, पर यहाँ कुछ टाइम नहीं दिए हैं, मुझे बोला फर्स्ट 2 सेकंड। अब फर्स्ट 2 सेकंड क्या होंगे, तो कई लोग बोलेंगे सर फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड से लेकर लीजिए, जो फर्स्ट 2 सेकंड है वो सर वो कहां से कहां तक होंगे, ये क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में आएगा। तो बेटा फर्स्ट 2 सेकंड जो होंगे वो कहां से बिगिन होंगे, वो होंगे टी इक्वल्स टू 0 सेकंड से टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। फर्स्ट 2 तो मतलब समझ गए होंगे, 2 हाँ, लेकिन फर्स्ट 2 सेकंड मतलब कहां से शुरुआत हुई, तो टाइम की कहां से शुरुआत हुई बच्चों, 0 सेकंड से। अब जैसे ही मैं 0 लिखता हूं किसी किसी के दिमाग की बत्ती जलती है, अरे यार सर 0 सेकंड टाइम सर 0 नहीं होता, सर कभी भी नहीं होता। बच्चों टाइम 0 नहीं होता, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। आगे चल के तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि टाइम नेगेटिव होता है। एक्चुअली देखिए टाइम, ये कई लोगों का मानना होता है कि टाइम 0 नहीं होता बच्चों, टाइम नेगेटिव नहीं होता, अरे 0 भी होता है बच्चों, नेगेटिव भी होता है। एक्चुअली एक बात आप समझ लीजिए कि जिस मूवमेंट पर हम मेजरमेंट करना शुरू करते थे, मूवमेंट व्हेन वी स्टार्ट अवर मेजरमेंट, उसे हम बोला करते हैं 0। हमने जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलती हुई मेरे सामने से आ रही है, कोई गाड़ी पीछे 50 किलोमीटर दूर से चलती हुई आ रही है, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूं, आई एम वेटिंग फॉर अ ट्रेन। वो ट्रेन आई यहाँ पर, ठीक है, बहुत पहले से आ रही थी, 50-60 किलोमीटर दूर से आ रही थी, ठीक है साहब। जिस समय मैं उसका मेजरमेंट शुरू करता हूँ ना उसको बोलता हूँ 0 सेकंड, और उसके बाद का जो टाइम होगा वो सारा पॉजिटिव होगा। एंड द मोमेंट व्हेन आई स्टार्ट मेजरमेंट, बिफोर दैट इफ आई एम टॉकिंग समथिंग देन इट इज निगेटिव टाइम। निगेटिव टाइम मीन्स द मोमेंट
इज प्रायर टू द मेजरमेंट टाइम, जब मैंने मेजरमेंट करना शुरू किया उससे पहले का समय, और जब मैंने मेजरमेंट शुरू करता हूं उसको हम बोला करते हैं 0 सेकंड बच्चों, और उसके बाद का जो होता है वो पॉजिटिव सेकंड होता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हो सकता है आपको पता हो, वेल एंड गुड, पर नहीं पता है बच्चों तो मेरा कर्तव्य, धर्म, फर्ज और दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको इससे जरूर अवगत कराऊं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय मैं मेजरमेंट शुरू करता हूं बच्चों उसको मैं बोलता हूं 0, उससे पहले का नेगेटिव और उसके बाद का पॉजिटिव। तो फर्स्ट 2 सेकंड किसी किसी के दिमाग में आया होगा, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं इस बात की, किसी किसी के दिमाग में आया होगा फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब, कई लोगों ने बोला होगा 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच। अरे 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में अगर इंटरवल लेते हो तो वो तो 1 सेकंड का ही होगा। अगर तुमने 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में बात करी तो फिर तो वो 1 सेकंड से 2 सेकंड, मतलब जहां 1 सेकंड एंड हुआ और जहां 2 सेकंड एंड हुआ उसके बीच का अगर गैप निकालेंगे देन इट इज ऑफ 1 सेकंड ओनली। हाउ यू कैन से इट इज ऑफ 2 सेकंड्स? इम्पॉसिबल। इट हैपन्स एक्चुअली कि होता है, कई लोग जब मैं क्लास में क्वेश्चन देता हूं तो पीपल यूज टू टेक इनिशियल टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड और फाइनल टाइम जो बच्चे वो 2 सेकंड है। बट माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट 2 सेकंड हमको बिगिनिंग जब करनी है उसको मैंने नाम देना 0, और जब मुझे एंडिंग करनी है उसको मैंने फाइनली उसके अकॉर्डिंग टाइम देना है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फर्स्ट 2 सेकंड में, मतलब पहला लूंगा मैं t=0 और फिर t=2। अब देखिए यदि मैं 0 पे लेता हूं तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, मैं यहां पर x की जगह t की जगह t की जगह मैं यहाँ पर 0 रखूंगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब था, ये देखिए t की जगह 0 रखा, फिर यहाँ पर t की जगह 0 रखा, और यहाँ पर 2 की जगह t की जगह 0 रखा, -11। ओके, ये देखिए इनिशियल पोजीशन अगर मैं निकाल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ जिस समय हम मेजरमेंट शुरू करते हैं उसे हम बोलते हैं 0 टाइम, उससे पहले का टाइम होता है नेगेटिव, उसके बाद का टाइम होता है पॉजिटिव। तो मैंने जब शुरुआत करी तो t=0 प्लेस किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -11, सो दैट यू विल फाइंड इट इज -11 मीटर। सो ये जो आएगा बच्चों वो ऋण 11 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास में इनिशियल टाइम आया, और अगर मैं फाइनल टाइम निकालता हूं तो वो -2 × 2 का क्यूब +7 × 2 का स्क्वायर +5 × 2 -11। देखिए मैंने t की जगह 2 रखा, कुछ ऐसा आया, फिर t की जगह 2 रखा, फिर कुछ ऐसा आया, फिर t की जगह 2 रखा, फिर कुछ ऐसा आया, -11। अभी यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब मतलब 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 7 4 जा कितना होगा बच्चों, 7 4 जा हो जाएगा 28, 5 2 जा 10 होता है, आपको पता होगा, और ये हो जाएगा -11। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया बच्चों, 2 का क्यूब मतलब 8 2 जा 16, 7 4 जा 28 प्लस 10 -11। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -16 प्लस 28 मतलब 11, और सॉरी 12 और -1 मतलब ये हो गया 11 मीटर। होप मैंने सही किया। मैं फिर बोल रहा हूँ अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दूं तो भूल चूक माफ बच्चों, थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा मैं उस स्थिति में, और आपको क्षमा करना भी पड़ेगा अगर मुझसे पढ़ना है तो। अब मैं फिर बोल देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये 12 + 10 22 में से 11 गए 11। अब देखिए इनिशियल पोजीशन -11 आ रही है, इनिशियल पोजीशन -11, पोजीशन इनिशियली माइनस आ रही है, मतलब क्या है मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ। देखिए अगर सपोज कीजिए कि ये आपका ओरिजिन है x = 0, x = 0, तो t = 0 पे पार्टिकल कहाँ था, x = -11 पर, और t = 2 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ था बच्चों, x = +11 पर। होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बिगिनिंग में when you started measurement that is at t = 0, particle was at -11 meter, or after 2 seconds the particle was found at x = +11 meter। मतलब ओरिजिन जहां है, ओरिजिन से 11 मीटर इस तरफ और फिर बाद में 11 मीटर उस तरफ। अभी मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जिसे हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एक्स जो होता है बच्चों वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनली 11 इनिशियली भी 11, फाइनली कितना है 11 है, इनिशियली भी कितना है 11 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो दैट यू विल फाइंड इट इज 22 मीटर। ठीक है, सो नेट डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। तो अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है बाबा, अभी मेरे को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना, विच इज गिवन बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। नेट डिस्प्लेसमेंट है 22 और नेट टाइम है बच्चों 2 - 0, सो दैट यू विल फाइंड इट इज 11 मीटर ओवर सेकेंड। सो ये आप लोगों ने बच्चों जो 2 सम्स अभी देखे, ये कुछ ऐसे सम्स थे बच्चों जिनमें हमने एवरेज वेलोसिटी पर काम किया। वी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग के बारे में चर्चा विशेष हम लोगों ने करी है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी सपोज कर लीजिए कि मुझे एक क्वेश्चन दिया है कि फिर वही घिसी पिटी सी बात, पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल रुकेगा नहीं जब तक हमारा लेक्चर नहीं रुकेगा, ठीक है बच्चों। एक पार्टिकल है जो एक लाइन में चल रहा है, जिसकी जो पोजीशन है वो आपको दे रखी है s इक्वल्स टू -5t² प्लस 6t प्लस 9, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। फिर वही घिसी पिटी सी बात भैया, टी जो है वो सेकंड में दे रखा है और जो एस दे रखा है बच्चों वो मीटर में दे रखा है। जरा गौर कर लीजिए, आपको दे रखा है कि एस कुछ ऐसा है, टाइम सेकंड में, एस मीटर में। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। टी बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी निकालिए। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। अभी क्या बोला बच्चों, यहां पर आपसे बोला है कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। देखिए पिछले जो दो क्वेश्चन थे और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अभी पिछले बार में क्या था, आपको किसी इंटरवल में बोला कि t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के बीच, या t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड के बीच। अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन करे। सो दोज वर द प्रॉब्लम व्हिच वर बिलोंगिंग टू एवरेज वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट, बट हियर यू पीपल हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, which is naturally a problem which belongs to instantaneous velocity. You people have to calculate velocity exactly at t equals to 1 second. जब घड़ी में आपके t बराबर 1 सेकंड हुआ, आपने मेजरमेंट करना शुरू किया, पार्टिकल आपके सामने से जा रहा है, और जैसे ही आपकी घड़ी में t बराबर 1 सेकंड बचे हुए, t बराबर 1 सेकंड हुआ, वैसे ही आपने पार्टिकल की स्पीड निकाली। वो जो स्पीड होगी वो स्पीड कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो कहलाएगी बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ चुका होगा। अभी आपने कैसे निकाली थी, अभी आपने निकाली थी एवरेज किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में अगर आप निकालते हैं तो वो कहलाती है एवरेज। टी बराबर 1 सेकंड से टी बराबर 2 सेकंड के बीच, वही मैं बात बताता हूँ। अभी जो लेक्चर में हमने बोला कि 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर चल रहा है, तो वो एवरेज आई 100/2। कभी वो 60 हुई होगी, कभी 70 हुई होगी, कभी 75, कभी 80, कभी 90, कभी 40, कभी 0 भी हुई होगी, है ना। लेकिन यहां हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड निकालनी है, t बराबर 1 सेकंड पर। सो ये बच्चों जो स्पीड होगी ये होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हैं कि इंटरवल को बहुत छोटा सा कर दिया, और जब वो बहुत छोटा सा हो जाएगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। अगर टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से कम करके डी टी कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट भी डेल्टा एक्स से कम होकर डी एक्स हो जाएगा, ठीक। और d, अब इसका मतलब क्या होगा, इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए साहब, ये हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। और डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है ये तो माशाल्लाह मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। तो चलिए साहब, ये लीजिए साहब, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। और डिफरेंशिएशन कैसे होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एज सच हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा है, उस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा है। अब यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चों वो 0 होगा, है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और t की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा nt टू द पावर n-1। अगर मैं t की पावर n कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0, और t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताया बच्चों मैंने आपको, nt टू द पावर n-1। और बड़ा लॉलीपॉप सा तरीका मैंने आपको बताया इसको याद करने का, सिंपल सा काम करने का है, पावर को आगे लाने का है, एक पावर को कम कर लेने का है, सिंपल। हमने काफी सारे काम करे इस पे। अभी लीजिए साहब, ये अब यहाँ पर -5, अब ये क्या होगा, इधर कितना है t², इसमें पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी, क्या दी भाई। देखिए ये -5 है, और इधर क्या होगा, इस को मैंने क्या कर दिया, आगे ले आया, ये लीजिए, और इसमें से एक माइनस कर दिया, फिर ये 6, और t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा बच्चों, 1। जैसे हम देख चुके हैं कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1, ऐसे ही t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1। और जहां तक 9 का सवाल है बच्चों, तो वो मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं कि 9 एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी वैल्यू 9 ही रहेगी। भले आप आपके घर की बात करें, मेरे घर की बात करें, या अपने किसी दोस्त के घर की बात करें, उसको कोई भी पढ़ेगा जो पढ़ा लिखा होगा, ऑफ कोर्स वो 9 ही पढ़ेगा। तो 9 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये लीजिए -10t हो गया प्लस 6 हो गया, ये डिफरेंशिएशन करा आप लोगों ने, है ना भाई। इसका डिफरेंशिएशन करा हमने, पावर आगे लाई, एक पावर कम कर दी, t का t के रिस्पेक्ट में 1, और 9 बीइंग अ कांस्टेंट नंबर, इट्स डेरिवेटिव वुड बी नेचुरली इक्वल्स टू 0। सो दिस इज -10t प्लस 6। नाउ
यू पीपल हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एग्जैक्टली t गोस टू 1 सेकंड। तो t बराबर 1 सेकंड आप इसमें रख दीजिए बच्चों। अगर t बराबर 1 सेकंड रख देंगे तो -10 इंटू 1 प्लस 6 विल गिव यू -4 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। मुझसे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि आप इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालिए, तो क्वेश्चन देख के दिमाग में घंटी बजती है बच्चों कि हमें इंस्टैंटेनियस निकालना है। क्यों? क्योंकि हमने जो वेलोसिटी निकाली, अभी किसी इंटरवल में अगर निकालते हैं तो वो एवरेज होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर निकालते हैं तो वो होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए साहब, फिर वही घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल रुका नहीं है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस हुज पोजीशन इज गिवन बाय दिस, हुज पोजीशन इज गिवन बाय दिस। आपको बोल रखा है कि एक पार्टिकल है बच्चों जो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, जिसकी पोजीशन कुछ ऐसे वेरी कर रही है। ओके, और आपको क्या करना है, फिर वही बात, ये मीटर में है, टाइम जो है बच्चों वो सेकंड में है। आपको कैलकुलेट करनी है इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी। आपको प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, पहले तो अपने आप को इनिशिएट करना पड़ेगा आपको, और आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद में क्वेश्चन को ट्राई करना है। आपको इंस्टैंटेनियस, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए इनिशियल मतलब क्या, मैंने आपको फिर अभी थोड़ी देर पहले बताया। इनिशियल से मतलब क्या, जिस समय हम मेजरमेंट शुरू करते हैं वो कहलाता है इनिशियल मूवमेंट। और इनिशियल मूवमेंट मतलब t गोस टू कितना बच्चों, 0। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एवरेज वेलोसिटी बताओ इन फर्स्ट 2 सेकंड, और मैंने क्या बताया आपको, व्हेन वी स्टार्ट मेजरमेंट, जब मैंने मेजरमेंट को स्टार्ट करा भाई, तो उससे हम बोला करते हैं इनिशियल टाइम, और उसे हम t goes to 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू पीपल हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस दैट यू पीपल हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t goes to 0 सेकंड। सो t बराबर 0 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे निकालनी है। अभी मेरे को ये नहीं करना है कि 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में या 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, मेरे को तो t बराबर 0 सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर वेलोसिटी निकालनी है। मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगी, और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका dx ओवर dt होता है। सिंपल, बहुत सिंपल। तो चलिए साहब, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये कितना है, -2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 19। ये लीजिए साहब, आपने ये कुछ करा, फिर ये कुछ करा, फिर अपने सिंपल वैल्यू रखी यहाँ पर, -2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 19। मैंने फिर कह रहा हूँ मैं भैया, अगर मेरे से कहीं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो भैया माफ़ करना, आपका फ़र्ज बनता है। मैं मेरा फ़र्ज निभा रहा हूँ, आप आपका फ़र्ज निभाना। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी। भाई हमने क्या कर दिया, पावर को आगे ले आए और एक पावर माइनस कर दी, फिर ये 5 और फिर पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी। भाई -2t क्यूब का पावर, ये -2 तो पहले से था, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा, पावर आगे लाऊंगा, एक पावर माइनस करूंगा, फिर 5t इसके लिए 5 आ गया, पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी। 11t, t का t के रिस्पेक्ट में 1, और 19 बीइंग अ कांस्टेंट नंबर वुड बी एब्सोल्युटली हैविंग इट्स डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। सो ये कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है बच्चों। पावर आगे आकर एक पावर माइनस, यहाँ पर भी पावर आगे आकर एक पावर माइनस कर देंगे साहब, तो ये हो जाएगा -6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 11। ये देखिए -6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 11, कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये वेलोसिटी निकालनी है। कब निकालनी है, इनिशियल। इनिशियल मतलब जब मैंने मेजरमेंट शुरू किया, और जब मैंने मेजरमेंट शुरू किया उसको मैं बोलता हूँ t बराबर 0, समझे। सो ये हो जाएगा t, और ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, और 0 है भैया, ये 0 है, और 0 इतना बड़ा हीरो होता है कि किसी को भी वो 0 बना देता है। तो ये भी हो गया भैया -0 धन 0 धन 11, सो दैट यू विल फाइंड इट इज 11 मीटर ओवर सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास में क्या आ गई बच्चों, ये हमारे पास में उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 11 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी निकाली। चलिए हम कुछ और इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्टिकल को चलाया था, अभी हम और चलाते हैं, और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन whose velocity is given by 3t square plus 3t square plus 4t minus 8। आपको बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन whose velocity is given by t equals to 3t square plus 4t minus 8। इस तरह से वेलोसिटी वेरी कर रही है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट
आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट को। कब से कब तक बच्चों, यू पीपल हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। आपको इस ड्यूरेशन में आपको क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। इस ड्यूरेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं तो भैया आपको एक अच्छी सी सलाह देता हूं और फिर दे रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है, देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होती है, और इससे डिस्प्लेसमेंट जो आता है बच्चों वो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आता है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था भाई, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हम लोग ये तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइम पर भी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल टूल्स जो जितने भी हम लोगों ने पढ़े थे। तो वेलोसिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दीजिए, यू पीपल विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे। चलिए साहब, ये वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, और t1 होता है बच्चों इनिशियल टाइम जिसे लोअर लिमिट कहा जाता है, और t2 होता है अपर फाइनल टाइम जिसे अपर लिमिट कहा जाता है। तो ये लीजिए x इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच, और ये 3t² प्लस 4t माइनस 8। ये हम लोगों ने इस तरह से किया। देखिए वेलोसिटी क्या है, 3t² प्लस 4t माइनस 8, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं, देखिए इंटीग्रेशन तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, हम लोग देख चुके हैं किस तरह से किया जाता है इंटीग्रेशन। भाई हम लोगों ने देखा है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने क्या बताया आपको, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और नई जो पावर बनकर आई उससे आपको डिवाइड करना है। ये x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। अभी हम x के रिस्पेक्ट में करते आ रहे थे, लेकिन अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, ये होगा t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। व्हाट यू हैव टू डू, ये जो पावर है इसे आप यहाँ लिखेंगे बड़ी हुई पावर को, और उसी से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये t, और यहाँ पर t² का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। और इंटीग्रेशन कर देने के बाद में मैंने आपको बताया है कि आप लिमिट इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर से गौर कर लीजिए, ये 3 और ये पावर में एक ऐड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, प्लस 4। और यहाँ क्या लिखा है, ये t की पावर 1 लिखा है, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट कितनी, लिमिट होगी 1 to 3, है ना भाई, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और फिर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 8t, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि x का इंटीग्रेशन होता है सिंपली, अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1, कुछ नहीं मतलब क्या 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो वैसे ही यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा। और यहाँ चूंकि पहले से 8 था इसलिए 8 लिख दिया, और ये लीजिए साहब, ये आपने लिख दिया 1 और ये आपने लिख दिया 3। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, देखिए t की पावर n का इंटीग्रेशन, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो पावर थी उसमें 1 ऐड कर दीजिए और नई पावर से डिवाइड कर दीजिए। तो वही मैं कर रहा हूं, यहाँ पर 2 था, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 to 3, फिर 4, ये t की पावर 1 थी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये 3 अपॉन 3 इंटू टी क्यूब, 3 अपॉन 3 इंटू टी क्यूब, कुछ ऐसा हो गया। और फिर ये 4 अपॉन 2 इंटू t², और ये 8t, और ये लिमिट कितनी बच्चों, 1 to 3। ओके, मैंने यहाँ पर क्या करा, ये 3 अपॉन 3 टी क्यूब, अभी 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 2, और ये 3² माइनस 1² माइनस 8, 3 माइनस 1 क्या होगा बच्चों, ये देखिए ये t क्यूब है, और t क्यूब होगा 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, फिर ये 4 से 2 टाइम्स गया, 2, 3² माइनस 1² इंटू 3 माइनस 1। अब ये कितना होगा, 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ये 9 माइनस 1, मेरे ख्याल से आपको पता होगा 9 में से 1 जाते हैं तो 8 बचते हैं, 8 2 जा होता है 16, और ये 8 2 जा हो जाएगा 16 कैंसल, ये आ जाएगा 26। हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना, देखिए अभी तक क्या था, आपको डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन की इक्वेशन देते थे और वेलोसिटी निकालने को बोलते थे। अब आपको वेलोसिटी दी है, पोजीशन निकालने को बोलिए। अभी तक डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन देते थे, वेलोसिटी निकालते थे, तो वो आप डिफरेंशिएट करके निकालते थे। लेकिन अब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं और आप क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो वो कैसे निकलेगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन माशाल्लाह मैं आपको 2 बार समझा चुका हूँ, यहाँ पे 2-3 बार समझा चुका हूँ, बल्कि फिर लिमिट रखने में हमसे कोई गलती नहीं होना चाहिए। अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, और 4/2 तो हो जाएगा ये
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। होप मैंने कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करी है। एज सच क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, देखिए टाइम तो सेकंड में दे ही रखा है, लेकिन अगर वेलोसिटी आपको काय में दे रखी मीटर पर सेकंड में, तो ऑब्वियसली ये काय में आ जाएगा मीटर्स में। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, किलोमीटर होगी, मिलीमीटर होगी, और चूंकि वो मीटर पर सेकंड में था, टाइम सेकंड में था, इसलिए ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों वो मीटर्स में आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, चलिए आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि फिर वही घिसी पिटी सी बात। A particle is moving on a line. A particle is moving on a line whose velocity is given by 60 square minus 80 minus 5. आपको दे रखा है a particle is moving on a line whose velocity is given by this expression where velocity is in unit of meter per second and we have to calculate and displacement, गौर कीजिएगा, we have to calculate displacement in second. आपको सेकंड में आपको क्या निकालने का है, सेकंड में आपको बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने का है। तो मैं फिर वही बात बोलूंगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ईमानदारी रखिए। देखिए अगर ईमानदारी रखेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा उसकी बात अलग होगी बच्चों। मैं आपको कितने भी क्वेश्चंस करा दूं, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, वो मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनडाउटेडली, पर आपके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना उससे कहीं ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका अगर कहीं सिलेक्शन होगा या आपको जो डिजायर्ड सक्सेस चाहिए वो तभी हो पाएगी जब आप ट्राई करेंगे। मेरे ट्राई करने से काम नहीं होगा, मैं तो ट्राई करता रहूँगा, लेकिन आप ईमानदारी से ट्राई कीजिए और सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो कैसे करेंगे जरा हम देखें। अब यहाँ पर जो दिमाग अगर ठनकेगा, बाकी तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ कॉम्प्लेक्स काम है नहीं, अगर यहाँ पर दिमाग किसी का ठनकेगा तो बच्चों वो होगा कि सेकंड क्या होगा सर, ये क्या हो रहा है। तो सेकंड क्या बच्चों, सेकंड है कब से कब तक। देखिए जब आप मेजरमेंट शुरू करते हैं उससे आप बोलते हैं t = 0 सेकंड। When you start measurement then you say t = 0 सेकंड। अब t = 0 सेकंड से फर्स्ट सेकंड तक, t = 0 सेकंड से t बराबर 1 सेकंड तक का जो टाइम होगा बच्चों वो कहलाएगा फर्स्ट सेकंड। भाई 0 सेकंड से आपने जब मेजरमेंट शुरू किया उसे आप बोलते हो इनिशियल मूवमेंट, उससे आप बोला करते हो इनिशियल मूवमेंट। तो 0 सेकंड से 1 सेकंड तक का जो ड्यूरेशन होगा बच्चों वो कहलाएगा फर्स्ट सेकंड, वो कहलाएगा फर्स्ट सेकंड। और इसी तरीके से t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड का जो ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा बच्चों कौन सा सेकंड, वो कहलाएगा सेकंड। जब t = 1 सेकंड खत्म हो गया तो 1 सेकंड खत्म हो गया और 2 सेकंड तक होगा सेकंड। तो देखिए अब हम सेकंड तक अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालें तो कैसे निकलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके, ये लीजिए मैं फिर बोल रहा हूँ 0 सेकंड से 1 सेकंड तक वो हो गया 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड तक वो होगा दूसरा सेकंड। तो ये लीजिए 1 सेकंड, ये लीजिए 2 सेकंड, और ये क्या है बच्चों 60² - 80 + 5 -5 है, ये लीजिए साहब -5। ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो ये 6 और t⁻2 का इंटीग्रेशन होगा 2 + 1/2 + 1, और लिमिट कितनी बच्चों 1 to 2, फिर ये 8, और ये t की पावर कितनी है, अगर t की पावर में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 सेकंड लिखा है तो ये हो जाएगा बच्चों t की पावर 1 + 1/1 + 1, और ये कुछ ऐसा, और ये 5t, और ये हो जाएगा बच्चों 1 to 2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये 1 to 2 है, यहाँ पर भी 1 to 2 है, यहाँ पर भी 1 to 2, क्यों भाई लोअर लिमिट 1 रहेगी और अपर लिमिट 2 रहेगी। और इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड किया, इधर भी पावर में 1 ऐड किया, इधर भी, और 5 कांस्टेंट नंबर था इसलिए इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो गया। अभी यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 6/3 × t³, और ये हो जाएगा 8/2 × t², और ये 5t इंटू ये 1 to 2। ठीक है, अब 6/3 कितना होगा बच्चों, 6/3 ऑब्वियसली होगा 2, और ये 2 का क्यूब -1 का क्यूब -4, और ये 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5 × 2 - 1। देखिए 6/3 कितना 2, फिर ये 2 का क्यूब, भाई t की जगह 2 रखा, फिर t की जगह 1 रखा, और क्यूब था इसलिए क्यूब कर दिया, फिर 8/2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इधर भी कुछ ऐसा। अब ये हो जाएगा 8 में से 1 गए, 8 में से 1 गए बच्चों, सो 8 में से 1 जाएंगे तो 7 आता है, और 7 2 जा 14, और ये 4 में से 1 गए तो 3 4 जा 12, और ये 5। देखिए यहाँ पर 8 में से 1 गए तो 7 2 जा 14,
यहाँ 4 में से 1 गए तो 3 4 जा 12, और ये कितना बच्चों 5, और ये -17 है, -17 14, तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा बच्चों -3 मीटर। -3 मीटर ये आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि वो ओरिजिन की तुलना में वो 3 मीटर शुरुआत में वो कहीं यहाँ पर था, शुरुआत में जहां पर था बच्चों उससे 3 मीटर वो पीछे की तरफ होगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, मतलब वो पीछे की तरफ है। मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का जो ड्यूरेशन था, 1 सेकंड से 2 सेकंड का जो ड्यूरेशन था, उसमें वो 3 मीटर पीछे की तरफ चला गया बच्चों। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन हम लोगों ने करे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर।